हम्म, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने कहा, आज वीरोर में रहेंगे आपके साथ आखिरी के 1.5 घंटे। और मार्केट के लिए एक थोड़ा सा ख़राब दिन कहना होगा। एक हफ्ता अच्छा चला रहा है वैसे। बीरू, एक चीज़ मैं कहूँ, अभी भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ऑन वीक बेसिस अभी भी हम हैंडसम गेंस के साथ बंद होंगे। करीब करीब 1.25% निफ्टी पर, 2.25% बैंक निफ्टी पर। बस ये है कि आज थोड़ा सा वो जो पार्टी चली आ रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। और कल का लोट, आज सुबह खुलते ही कल का लोट उठा। और जो हम बात कर रहे थे कि अगर कल का लोट उठे तो बाहर हो जाएं, क्योंकि फिर वो आपके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी होगी। और जैसे ही वो कल का लोट उठा उसके बाद आप देखिए निफ्टी में किस तरीके से गिरावट आई। 25,084 पे हम खुले जरूर, लेकिन उसके बाद कल का लोट टूटा और उसके बाद मार्केट में गिरावट। अब मार्केट अपने पहले अहम सपोर्ट पर है जो हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ खरीदारी पॉसिबल है। और दो सवाल हैं एक्चुअली मेरे। पहला सवाल तो यही हुआ कि क्या ये टैरिफ से पहले का डर है, क्योंकि अगले हफ्ते वो टैरिफ की डेडलाइन है। आज 22 तारीख हो गई है, 27 तारीख को वो है। और दूसरा ऑब्वियसली बड़ा सवाल, क्या ये करेक्शन है या एक टॉप बनने का साइन। आई थिंक ये हमें पता चलेगा अगले 3-4 दिन में। बट लेट्स सी। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज। 27 तारीख की क्या पता ये घबराहट हो, लेकिन अनुज मतलब जिस लेवल को हमने उस गैप अप के साथ रीगेन किया था सोमवार को, फिर हमने उसी दिन एक ड्रॉप भी देखा। उस दिन हम बात भी कर रहे थे 850 900 बहुत क्रिटिकल होगा। आज हम टूटे, 25,000 तोड़ा, लेकिन समहाउ वो 50 और 20 को अभी तक हमने होल्ड किया है। तो एक इंडेक्स ट्रेडर इसको कैसे रीड करे? वो दोनों एवरेजेस के ऊपर प्राइस का होना। निफ्टी बैंक हालांकि गुनहगार है, ये चला भी नहीं और गिरने के क्रम में सबसे ऊपर है ये। तो कैसे रीड करें इन दोनों प्राइस परफॉर्मेंस को, अप्रोच कर रखें इस क्लोजिंग के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए एक दिन की गिरावट से वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेंड नहीं बदलता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक आप 6 दिन के अप ट्रेंड में चले आ रहे हैं। 6 दिन के अप ट्रेंड के बाद एक दिन अगर डाउन हो भी गए कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी एक एक ऑप्शन, ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। मैं होप कर रहा हूँ कि आखिरी घंटे में रिकवरी आ जाए। अगर ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा है। अच्छा देखिए, अगर मार्केट ख़राब होता तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते, एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। लार्ज कैप में दिक्कत है थोड़ी सी। और लार्ज कैप की दिक्कत, जैसा मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी वीकेंड से पहले की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, थोड़ी सी एफआई की हो सकता है, सेलिंग वापस रिज्यूम हुई हो। टेक्सचर अभी तक नहीं बिगड़ा है मार्केट का। वो टेक्सचर जो है वो 24,800 के नीचे ही बिगड़ेगा, जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। निफ्टी पर मेरी क्या अप्रोच रहेगी, जो सुबह थी वही है, उसको मैंने चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। 24,850 से 24,950 हमने कहा था कि एक बेस्ट बाय जोन होगा। आप 24,893 तक गए, अभी भी वो जोन में ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। ये बाय जोन है 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, अगर 24,800 टूटा तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होगी, तब फिर मार्केट का टेक्सचर वापस बिगड़ेगा। लेकिन तब तक तो अप्रोच जो है और स्ट्रैटेजी जो है वो बाय ऑन डिप्स की जो काम कर रही है वही रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना वीरू, बैंक निफ्टी पर अब 55,000 पर मेरे ख्याल से अगला बड़ा सपोर्ट है। 55,000 देखते हैं कि टिकेगा या नहीं। एक चीज़ तो क्लियर है, बैंक निफ्टी को कुछ ना कुछ तो तंग कर रहा है। जैसा आपने कहा, इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन डिक्लाइन में सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी रैली टिक नहीं रही है, ये भी एक क्लियर कट फैक्टर है वीरू यहाँ पर। और अगर कोई तेज़ी चाहिए बैंक निफ्टी को तो वो 56,200 के ऊपर ही आएगी। उससे पहले मुझे लगता नहीं कि कोई तेज़ी आएगी। बाकी लेट्स सी, अभी आखिरी का 1.5 घंटा बाकी है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक और चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। HDFC बैंक लगातार 2020-30 का टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे करके अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब 1970 पर आ गया, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है। चलिए वीरू, FNO में क्या इंटरेस्टिंग है आज? जी अनुज, 2-3 स्टॉक्स के रखूंगा क्योंकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन भी नहीं मिल रहा है। पहला स्टॉक रखूंगा अनुज UPL केमिकल बास्केट। थोड़ी सी टर्बुलेंस भरी है बट स्टिल प्राइस सेक्शन एक डायरेक्शन में तो है। और इसमें भी मैं UPL का जिक्र करूंगा। डॉक्टर साहब UPL का OI रखिए जरा, इसकी शॉर्ट कवरिंग के पैमाने को देखिए, शॉर्ट कवरिंग के क्वांटम को देखिए। 21 लाख शेयर शेड, प्राइस अप, क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पहला काउंटर UPL, प्लेसमेंट अच्छी है और ये मोर और लेस अब अपनी अगस्त की सीरीज़ के, मतलब 4 अगस्त के बाद के जो पूरे हाईएस्ट क्लस्टर उनको टेस्ट कर रहा है। सो अगर आप स्ट्रेंथ को लोकेट कर रहे हैं तो इसको अपने एनालिसिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। पहला है UPL। दूसरा है केबल और वायर सेगमेंट का, दैट्स KEI इंडस्ट्रीज। रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ जरा। 1% ऊपर 4,000 का जोन और
12 फरवरी 2025 के बाद अब तक का ये इसका सबसे हाईएस्ट लेवल, और इसमें भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 5.25% ओआई शेड हुआ और एक एज पे, क्लियरली एक एज पे अच्छे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में। और तीसरा अनुज, जिसको कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक बार पेटीएम को देखिए अनुज, 1268, गजब का मूव। और इसने पोस्ट आईपीओ जो कोलैप्स था, देखिए अब आईपीओ के प्राइस को अगर आप पिक्चर से निकाल दें, 1 फरवरी 2022 से लेके अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी को इसने जिस तरीके से काटा, एंड स्पेशली जो ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते कंफर्म कर रहा है, पिछले हफ्ते के ब्रेकआउट को, बहुत दूर तक इसमें सप्लाई जोन कोई नहीं है और ओआई पैटर्न बेहद शानदार। तो ये 3 स्टॉक्स, एक हो गया पेटीएम, दूसरा हो गया के इंडस्ट्रीज, और उससे पहले केमिकल बास्केट में यूपीएल। पर अनुज, जब एक पहले तो एक इंडेक्स पे दोबारा प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद एक सेक्टर पे आऊँगा, स्टॉक पे आऊँगा। जब हमें बाइंग करनी है या फिर जब हमें स्ट्रेंथ को लोकेट करना हो, क्योंकि हम शॉर्टिंग का थॉट अभी लेके चल रहे हैं, क्या निफ्टी बैंक को कंसिडर करें या फिर इसे छोड़ दें कुछ समय के लिए? अभी ये जब तक एक क्लियर मैसेज ना दे तब तक निफ्टी बैंक को अवॉइड करें, तब तक निफ्टी पे फोकस करें जब तक ये 24,800 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर है। बिल्कुल विरूप, निफ्टी पर ही फोकस करें। निफ्टी बैंक, देखिए क्या होता है कि शॉर्ट बहुत कम लोग यहाँ पर कर पाते हैं और बहुत कम लोग शॉर्ट करके पैसा बना पाते हैं इसके लिए, वरना निफ्टी बैंक में तो वैसे भी अगर आप देखें तो एक पिछले 3-4 दिनों में जो ज़्यादा बड़ी ट्रेड रही है वो यही रही है कि इंट्राडे में आप शॉर्ट करें निफ्टी बैंक को। इवन ऑन स्ट्रॉन्ग डेज निफ्टी बैंक की कोई रैली टिक नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट पे व्यू अभी भी नेगेटिव नहीं है, इसके लिए एक बड़े इंडेक्स पे ये कह देना कि नहीं शॉर्ट करो, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है मार्केट में और अगर आपको सपोर्ट पर खरीदना है तो आपको निफ्टी ही खरीदना है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक और डिफरेंशियल है, निफ्टी 20 डेमा पर सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी 20 डेमा पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा फ़र्क है दोनों इंडेक्स में। तो उस हिसाब से आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वीरू अभी भी निफ्टी बेटर है वर्सेस निफ्टी बैंक। बस बाय द वे वीरू, आपने जो पेटीएम की बात की थी ना, मैं सच बताऊं ना, अगर पिछले 15 दिनों की सबसे शानदार ट्रेड रही है तो वो पेटीएम रही है। और आपको याद होगा हमने 1050 1060 पे डिस्कस किया था, खैर पहले भी कई बार डिस्कस करते आए थे, लेकिन ये वाला जो मूव है ना 1050-60 पर, ये सीएनबीसी आवाज़ पर पूरा कैप्चर हुआ है क्योंकि आपको बिल्कुल बताया गया था कि किस कारण से इसमें तेज़ी आएगी और किस कारण से इस तरह के मूव्स आएंगे। तो खैर इसको लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ कि इसमें आई एम श्योर कि लोगों का पैसा बना होगा। लेकिन हाँ, आपके सवाल का जवाब, निफ्टी इज़ स्ट्रॉन्गर ओवर बैंक निफ्टी। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ अनुज, आज जब प्रमोटर की इंटेंशंस पे कोई प्रश्न चिन्ह ना हो और प्रमोटर का किया हुआ कोई भी काम बाजार को हाथों हाथ पसंद आए, अपोलो वही केस है ना आज का एक, है ना? बिल्कुल, अपोलो के केस में देखिए आज सुबह जैसे ही वो प्रेस रिलीज आई ना, वो क्लियर हो गया था। अच्छा, अपोलो का आप एक बार जरा चार्ट देखिए 6 महीने का, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब इसमें पोजीशनिंग ऐसी थी, मतलब कुछ ना कुछ तो सेंस मार्केट को होती है, उसके बावजूद ये स्टॉक इतना चला है और शानदार चला है। और हाँ, आज अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं आती कि उसको हम यूज़ करेंगे टू पेयर डाउन डेट, तो आज ये स्टॉक गिरता। लेकिन पहली बात तो ब्लॉक विंडो में हो गया, तो मतलब डिमांड काफ़ी स्ट्रांग थी। उसके बाद जो मैनेजमेंट ने कहा कि हम इस पैसे को प्योरली यूज़ करेंगे डेट कट डाउन करने में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है वीरू। वरना कोई भी प्रमोटर चाहे तो आराम से थोड़ा सा अपने स्पॉइल्स को एंजॉय कर सकता है, लेकिन वो कंपनी की डेट को कम करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जो अपने प्लेज शेयर उनको छुड़ाना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल फुल मार्क्स टू देम। चलिए आगे बढ़ते हैं वीरू अब, और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और उसके बाद पैनल में कौन होगा ये बताएंगे। पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं और मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे। ग्रासिम, अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी में। और F&O के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 2.5%, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज भी 2.5% और कोलगेट करीब 2%। तेज़ी वाले शेयर्स में BEL, M&M, डॉक्टर रेड्डीज और मारुति। देखिए तेज़ी वाले शेयर्स बहुत कम हैं और बहुत कम अमाउंट में हैं। हालांकि F&O में बहुत शानदार मूव्स हैं। AB फैशन 7%, वोडाफोन आइडिया F&O का टॉप गेनर 9% ऊपर, पूना वाला फेन 3% और SJVN करीब 2.5% ऊपर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान कौन होंगे। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा सर, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और विकास सालुंके। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एक्सक्लूसिव पर यश से बात करेंगे, यतिन से जानेंगे ABFRL आज का हीरो ऑफ द डे कैसे बना। यतिन से ही जानेंगे कि CLSA के अर्निंग्स पर क्या रिपोर्ट आई,
उसके बाद कंचन से जानेंगे टाटा ग्रुप में अंडर परफॉर्मेंस, कुछ फैक्टर्स, फिर निफ्टी और फुटसी रीबैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। कंचन से जानेंगे कि अगस्त में एफआई का एक्शन कैसा रहा, फिर डीलिंग रूम चेक, और फिर बीटीएस टीएसटी बीटी ट्रेड्स, और कल के लिए आपके लिए स्ट्रैटेजी। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए लाइंड अप है। शो की शुरुआत करेंगे, हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। टफ डे गाबा सर, बताइए क्या पिक किया? वेरी टफ डे, वेरी टफ फ्राइडे। एटलीस्ट कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। गुड आफ्टरनून टू सभी को। और मेरे ख्याल से सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एक अपू ऑन है, ट्रेड कर रहा है 4629 पर। करीब 4 दिन से एक अच्छा रनिंग करेक्शन का पैटर्न देख रहे हैं। चालू है पैटर्न, ट्रेड करना चाहिए। 4629 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चलेगा 4600 का, ज्यादा नहीं, 29 रुपीज। नियर टर्म टारगेट 4700, और एक बार 4700 चला गया फिर तो 5000 का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन उसी वक्त है, वो दूसरे दिन की बात है। लेकिन आज पॉसिबल लगता है कि 4700 पॉसिबल है नियर टर्म में। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्रीज वाकई बेहद शानदार स्ट्रक्चर, और कल भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई थी। 4628 पे बाय कॉल। प्रकाश सर का। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो अनुज जी ने भी बोला कि ये वीक हैंडसम गेन यहाँ पे देखने मिल रहा है। हमने भी देखा है कि ऑलमोस्ट 7 वीक तक मार्केट में एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला था। उसके बाद हमने 6वें वीक में थोड़ी सी पुलबैक रैली देखी थी, और ये वीक में हमने गैप अप के साथ अच्छा बनाया था। लेकिन अभी भी इंडेक्स में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी भी यहाँ पे मेंटेन करते हुए देखने मिला। हालांकि ऊपर में जो रिट्रेसमेंट के जो गोल्डन रेशियो है 25,170 स्पॉट निफ्टी में देखने मिल रहा है, और फ्यूचर में 25,240। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकला तब तक एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी इंडेक्स का सेटअप पॉजिटिव है, तो मेरे यहाँ पे बाय साइड में कॉल निकलेगा। कोपोच मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे अभी भी जो मोमेंटम लास्ट 3 दिन में यहाँ पे देखने मिल रहा था वो कंटिन्यू होते देखने मिलेगा। 1720 का इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट इंट्राडे में बन चुका है, तो 1720 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे कोपोच को बाय किया जा सकता है। 1810 का यहाँ पे मुझे लगता है एक टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। मुझे लगता है वापस ये 50 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। 200 डीएमए को अच्छे से रिस्पेक्टफुली इसने सपोर्ट लिया है, तो 1720 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 1810 के टारगेट के लिए कोपोच को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, कोफोच को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये हो गई विकास जी की ट्रेड। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड ब्लू स्टार में रहेगी, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1930 पे है ये, और यहाँ पे अगर हम 1918 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे तो अपसाइड पे देयर आर चांसेस कि हम 1955 एंड इवन 70 तक के नंबर्स आने वाले दिनों में देखेंगे। ओके, ब्लू स्टार अच्छी शॉर्ट कवरिंग के फेस से स्टॉक गुजर रहा है आपकी स्क्रीन पे। 1930 पे रचना जी का बाय ट्रेड है। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, उनो मिंडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ध्यान रखिए, अभी कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक ने 2024 के हाईज को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब स्टॉक तैयार है 1300 रुपए के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो 1300 के टारगेट के लिए उनो मिंडा में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 1248 के, 1248 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे उनो मिंडा में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 1260 का कॉल ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए उनो मिंडा ये हो गई मानस जी की पिक। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी आपका ट्रेड? जी अनुज जी, टफ मार्केट है, इसलिए जो मॉर्निंग में कॉल दिया था उसके साथ ही रहूंगा। भारतीय एयरटेल इस फॉलिंग मार्केट में भी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अच्छे जोन से यहाँ पे हम एक पुल बैक देख रहे हैं। 1936 का प्राइस है, 1910 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2000 के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनल भारतीय एयरटेल। ओके, कैश और फ्यूचर्स की कॉल यहाँ पे पूरी हो गई। गावा सर ने दिया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, विकास जी का ट्रेड रहा कोफोच, मिड कैप आईटी में लॉन्ग, मानस जी का यूनो मिंडा, रचना जी ब्लू स्टार लॉन्ग 1931 पे और भारतीय एयरटेल 1936 पे अमित जी की कॉल। अब पकड़ते हैं आज की फंडामेंटल कॉल। राजेश जी गुड आफ्टरनून। आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, और इस हफ्ते का ट्रिगर हमको प्रधानमंत्री जी की स्पीच में पिछले हफ्ते ही मिल गया था शुक्रवार को, लाल किले की प्राचीर से। पूरा बाजार इस हफ्ते उसी पर रिएक्ट कर रहा था। जीएसटी का रेशनलाइज होना, नई 2 दरों पर आके जीएसटी थम जाना। आपने क्या चीज़ किया इस हफ्ते, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले हफ्ते के लिए आपको सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है खरीदने के लिए इस वक्त, वो क्या होगा आपकी कॉल?
नमस्कार वीरेंद्र जी, अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को भाषण दिए और उसमें जो जीएसटी के लिए जो इंडिकेशंस निकल के आए और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुए, वो सारी चीजें एक बहुत पॉजिटिव थी, खास करके कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन की ग्रोथ के लिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। हमारी नज़र उस जीएसटी वाली जो अनाउंसमेंट वगैरह थी, उसको देखते हुए हमें लगा कि एफएमसीजी, ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ऑटो में ही अगर आप देखें तो जहाँ जीएसटी की दरें कम होगी तो जो एंट्री लेवल्स की कारें होंगी, वहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हुए नजर आएंगे। तीसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जीएसटी के अगर कम होता है रियल एस्टेट और जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ डिमांड बढ़ेगी। और तीसरे, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इफेक्ट इसमें एफएमसीजी को आएगा, और जिसमें सबसे बड़ा प्ले अगर आप कहो तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर या मैरिको जैसे काउंटर रहेंगे। अब आते हैं कि इसके अलावा भी अगर आप देखो तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी, जो एस&पी ने करीब-करीब 18 साल के बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई। तो वो 2 ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसने बहुत बड़ा ट्रिगर का काम किया, और एक शानदार रैली हमने पिछले हफ्ते देखी। आज की जो गिरावट है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि एक तो एक मुनाफा वसूली कहा जा सकता है। एक 25,000 के नीचे जब निफ्टी फिसला तो लोगों ने थोड़ा-सा वहाँ पे पोज़ीशन हल्की करी। और तीसरे, वीकेंड पे जैक्सन होल की जो मीटिंग है, उसमें वैश्विक बाज़ार जो है उस संकेतों का इंतज़ार कर रहे हैं कि पॉवेल साहब की जो टिप्पणियाँ आएँगी उस पे क्या निकल कर आता है। और उसके अलावा टैरिफ की जो दिक्कतें 27 तारीख की तलवार जो लटक रही है, वो तो अपने सामने है ही। सिर्फ अगले हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए अगर नज़र रखनी हो तो मैं समझता हूँ एस्ट्रल पे नज़र रखनी चाहिए। खास करके 2 वर्टिकल्स में काम करती है कंपनी, अगर आप देखो तो प्लम्बिंग, जिसमें पाइप्स, फिटिंग्स, वाटर टैंक्स, बाथवेयर, ये सब आते हैं, और दूसरा पेंट एंड एडहेसिव का है। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में थे क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस डाउन थे, डिमांड थोड़ी डाउन थी। लेकिन अब क्या है कि सीपीवीसी के जो इनका मेन रॉ मटेरियल है, उसकी ये अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं, जो सेकंड क्वार्टर ऑफ एफवाई 27 तक चालू हो जाएगा। पीवीसी के प्राइसेस भी स्टेबल हो गए हैं। पाइपिंग डिवीजन में अच्छी बढ़त देखी गई, एडहेसिव में अच्छी बढ़त देखी गई। कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा के 3,87,000 मीट्रिक टन की कर ली, और सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में करीब-करीब 490 करोड़ रुपया कंपनी के पास कैश पड़ा है, जो इन्हें आने वाले दिनों में अधिग्रहण या एक्सपेंशन के काम में आएगा। और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, तो मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव डिमांड वगैरह को लेके थी, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो यहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। एस्ट्रल में अच्छी एक अपसाइड हो सकती है। ये हो गई पिक राजेश जी की तरफ से। वोडाफोन आइडिया में अब लग चुका है अपर सर्किट, टेम्परेरी अपर फ्रीज। आज सुबह एक खबर आई थी सुबह मिंट में कि शायद एजीआर रिव्यूज़ को लेकर एक रिलीफ की तैयारी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शायद वो मामला गया है। हालांकि पूरी तरह से खबर जो है वो ऑब्वियसली एक स्पेकुलेशन ही है, लेकिन जो भी है अब 10% ऊपर एक दो जगह और इस खबर को रिहैश करके चलाया गया, तो इस वजह से स्टॉक में 10% का सर्किट लगा। लेकिन ठीक है, जो भी है, जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए तो खैर स्टॉक 10% ऊपर। इसके साथ साथ ऑब्वियसली इंडस टावर भी चला, जो चलता ही है नॉर्मली जब वोडाफोन आइडिया चलता है, वो भी करीब 3% ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉप F&O लूज़र है ICICI लोम्बार्ड। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी एक नेगेटिव खबर आज आपको सुनने को मिली। CNBC TV 18 के हिसाब से ये एक जानकारी मिल रही है, जो हमने हेडलाइन भी की कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर शायद एक कैप लगाने की तैयारी हो रही है। यश से जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो सबसे पहले तो कंपनीज़ के लिए सर्टेनली एक नेगेटिव खबर, बट पॉलिसी होल्डर्स को ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, जो कि IRDAI के सूत्र है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, वो ये है कि रेगुलेटर एक प्रस्ताव को डिस्कस कर रहा है इस समय, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एक साल में, उस पर एक कैप लग सकता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अप्रूव होता है, तो इसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर
प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी 1 साल में। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कैप दोनों लेवल पे लग सकता है। पहला एक पोर्टफोलियो लेवल पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बुक में टोटल एवरेज प्रीमियम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट या पॉलिसी लेवल पे भी, ताकि आप अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए। एक बार तो हेडलाइन के नीचे रह जाए पर आप पॉलिसी में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और कहीं बैलेंस करने के लिए कम कर ले, वो भी नहीं हो। इसलिए उस लूप होल को भी प्लग करने के लिए डिस्कशन रेगुलेटर कर रहा है। इससे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लेवल पे, वहाँ पे ये कैप बेंचमार्क हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन से। यानी कि एक अगर X% मेडिकल इन्फ्लेशन 1 साल में बढ़ता है तो इंश्योरेंस कंपनीज वो परसेंट से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक नहीं ले पाएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल प्रीमियम का तकरीबन 40% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। ICICI लॉम्बार्ड का 30% आता है, न्यू इंडिया का 50% आता है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का भी तकरीबन 14% हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ये FY25 के नंबर्स है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एज अ पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, और पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर ये प्रपोजल डिस्कस कर रहा है कि किस तरह जो बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसको कंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ाया जाए, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉलिसी होल्डर पे प्रेशर ना डाले। यश, मैं थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं इसको समझना चाहता हूँ। लास्ट हफ्ते भी हमने खबर को डिस्कस किया था रिगार्डिंग आई थिंक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। तो ये रखा क्यों गया है? क्या देखा गया, ट्रैक किया गया कि मेडिकल एक्सपेंसेस जिस तुलना में बढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा तुलना में प्रीमियम बढ़ गए, या फिर कंपनियों ने अधिकांश लाभ कमाया इस पोर्टफोलियो में? मतलब इसको कैसे ट्रैक किया गया, तो समझाएंगे मेरे को थोड़ा सा? मैंने एग्जैक्टली ये सवाल अपने सोर्सेज से भी पूछा, और एक 3 बहुत स्पेसिफिक रीजंस निकल के आते हैं। सबसे पहला ये है कि हेल्थ द रेगुलेटर जो है IRDAI, उसके सामने कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है बहुत लो प्रीमियम पे। एक बार कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं, फिर रिन्यूअल के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा दिया गया है कि कस्टमर ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी वो सरेंडर कर ली ये लो प्रीमियम पॉलिसी लेने के लालच में, और फिर वो मजबूर हो गया कि इतना ज़्यादा प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाए। दूसरा ये रीज़न ये है, कुछ महीने पहले रेगुलेटर ने ये कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी साल में 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती। अभी वो सेगमेंट में जो प्रेशर आ रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी शायद ये देख सकती है कि यंगर क्लास जो है उनका प्रीमियम उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तीसरा ये है, रेगुलेटर का मानना है कि कंपनीज एक्सपेंसेस कम नहीं कर रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी उससे नहीं ला रही है, बल्कि डिपेंड हो जा रही है कि मैं प्रीमियम बढ़ाऊंगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाऊंगी। रेगुलेटर का मानना है ये गलत तरीका है, एक एक्सपेंसेस कम करने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी चाहिए। सो ये 3 मुख्य कारण है जिस वजह से रेगुलेटर ये प्रपोजल आज डिस्कस कर रहा है। ओके, शुक्रिया यश। तो ये इस समय इंश्योरेंस स्टॉक्स पर थोड़ा सा उनकी खुद की हेल्थ बिगड़ी हुई इस समय। राजेश जी, ICICI लॉम्बार्ड इस नेगेटिव खबर पर खरीदेंगे या थोड़ा सा करेक्शन की यहाँ पर आशंका रहेगी? अनुज जी, ऐसा है कि खबर एज ए कंज्यूमर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ कि हर बार मार्च में जब बिल आता है तो देख के एक बार तो झटका सा लगता है कि अरे यार, पिछली बार इतना था और अब इतना हो गया। तो एज ए कंज्यूमर ये बहुत पॉजिटिव न्यूज कह सकता हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए, और नहीं भी आए तो मैं समझता हूँ कि ICICI लॉम्बार्ड खरीदने के लिए कम से कम 1800 तक के लेवल से अगर आए तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। तो इस वक्त तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वैसे वीरू, मैं पता नहीं पिछले साल जब वो अप्रेजल हुआ था उसके बाद रिवाइज जब मैं CTC देखी, मैं कहा ये तो काफ़ी बढ़ गई यार। फिर देखा तो उसमें आधा तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ही बढ़ा हुआ था, तो फिर मैं कहा ये क्या हुआ तो इसके लिए। लेकिन खैर ये बात सही है वैसे कि काफ़ी इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़े हैं इस देश में, बहुत बड़े, ये फैक्ट है। और दिक्कत ये है कि खैर कॉर्पोरेट में हो तो एक फ़ायदा होता है, लेकिन नॉर्मल अगर आप इंसान एक बार जाए ना हॉस्पिटल, वो बहुत तकलीफ होती है कई बार। ये इंश्योरेंस ढंग से, मतलब आधे से ज़्यादा क्लेम तो रिजेक्ट हो जाते हैं कई चीज़ों पे, तो थोड़ा सा उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं टॉप F&O लूजर से टॉप F&O गेनर।
एटलीस्ट 1 घंटे पहले तक। अब वोडाफोन आइडिया ने बाजी मार ली, लेकिन फिर भी आदित्य बिरला फैशन यहाँ पर ज़ोरदार तेज़ी है। यतिन से जानते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ स्टॉक में जो 7% की रैली हुई यहाँ पर। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली जो जीएसटी कट होने वाला है, कंजम्पशन बढ़ने वाला है, ब्याज दरें कम होने वाली हैं, और जिस हिसाब से मानसून का प्रोग्रेस है, कंजम्पशन स्टॉक्स खास करके जो रिटेल साइड के बिजनेसेस हैं, यहाँ बाजार का फोकस आ रहा है। EBFRL अगर हम बात करें तो आज 7-8% की तेज़ी है, क्योंकि ग्रोथ जो है फिर से एक बार रिकैलिब्रेट हो रही है। पैंटलून के स्टोर्स का फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है, 20 से 25 हज़ार फुट के स्टोर्स खोले जा रहे हैं। और अगर हम ऑनलाइन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी शानदार जर्नी रही है ABFRL की। डीमर्जर के बाद अगर हम ABFRL की बात करें तो यहाँ TCNS, तस्वा, लग्जरी रिटेल और पैंटलून जैसी ब्रांड जो है इसके अंदर हाउस्ड हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ABFRL की बात करें तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं FY 27 के बाद 100 स्टोर से ज़्यादा एनुअली ऐड करने की जो मैनेजमेंट की योजना है, उससे ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव होती हुई नज़र पड़ रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो ब्रेक इवन है कंपनी को लगता है कि FY 27 तक देखने को मिल सकता है। और Q1 के नतीजों की बात करें तो ब्रोकरेजेस का एक पॉजिटिव रुझान है। क्यों? क्योंकि एथनिक वेयर में 25% की ग्रोथ आई है, ऑनलाइन सेल्स में 31% की ग्रोथ आई है। और अगर हम स्टोर एडिशन गाइडेंस की बात करें तो FY 27 के बाद 75 से 100 स्टोर एनुअली खोलने की योजना कंपनी की है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हमने ट्रेंड में एक मोमेंटम देखा है, शायद ABFRL में अब लोग सोच रहे हैं कि डीमर्जर के बाद और खास करके जो GST कट और रेट कट की बात हो रही है, उसके चलते शायद ये काउंटर को भी फायदा होता हुआ नजर पड़े। जय यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। और अगर आप ABFRL और ट्रेंड के जरा पिछले कुछ समय के क्रॉस चार्ट को देखें, आई मीन नो डाउट कि ABFRL में आज ये पुल बैक है, बट मोर और लेस सेम प्राइस परफॉर्मेंस रही है। बट राजेश जी, आपको कंफर्टेबल क्या लग रहा है? आई मीन किस में एंट्री इस प्राइस पे? देखिए, प्राइस डैमेज दोनों में हुआ। ट्रेंड वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ आई थिंक 8200 अब ट्रेड कर रहा है करीब 5422 पे, और ABFRL का जो हाई था 130 अब 80 पे ट्रेड कर रहा है। एंट्री वाजिब कहाँ लगती है आपको इस वक्त? देखिए वीरू जी, मैं आज भी ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा, बावजूद इसके कि वो बहुत महंगा दिखता है 5000 के भाव में, बट ट्रेंड मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ABFRL के मार्जिन प्रोफाइल बहुत ही खराब है इस वक्त। जो एथनिक वेयर में जंप देखा गया, जैसे कि अभी बता रहे थे, तो वो इसलिए देखा गया क्योंकि उसकी बेस बहुत नीचे थी पैंटलून की एथनिक वेयर, इस वजह से वो जंप देखा गया। स्टोर्स खोलेंगे, 27 में होगा, अभी देखेंगे क्या होगा। मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर स्थिति में ट्रेंड है। ज़ूडियो, वेस्ट साइड दोनों बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। ज़ूडियो में जो वैल्यू रिटेल वाली चेन चल रही है वो बहुत अच्छी तरीके से ली गई है। लैब ग्रोन डायमंड में गए हैं। और उसके बाद अगर स्टार बाजार को देखें तो जो हाइपर मार्केट वाला इनका मॉडल है वो एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छे स्टोर्स जोड़ने की अच्छी क्वांटिटी में स्टोर जोड़ने की बात FY 26 और FY 27 में मैनेजमेंट ने करी है, और वैल्यूएशन इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि कंफर्ट दे रहे हैं। तो आज भी मैं ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा वनिस्पत की ABFRL। ओके, ट्रेंड ओवर ABFRL। निफ्टी एट डेज लो और अब 24,900 के नीचे फिसलता हुआ, और दिक्कत बढ़ती जा रही है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि शायद रिकवरी आ रही है, 24,900 को आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत का कारण HDFC बैंक, जी हाँ, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स निफ्टी पर कंट्रीब्यूट करता हुआ HDFC बैंक, और यहाँ पर क्लियरली एक सॉर्ट ऑफ मूव डाउनवर्ड साइड पर। रचना जी, HDFC बैंक का कोई शॉर्ट ट्रेड है क्या यहाँ पर? जी, यहाँ पे 1955 के आसपास एक सपोर्ट है। सो यहाँ से 10 रुपीज के लिए प्ले करना हो तो डाउन साइड पे प्ले कर सकते हैं, बट अराउंड 1955 यू माइट हैव टू बुक आउट। ओके, वीकनेस तो है HDFC बैंक में। चलिए अब एक काम करते हैं, पहली तिमाही के बाद के रिपोर्ट कार्ड्स की हम बात कर रहे थे। CLS से कभी एक रिपोर्ट कार्ड आया है, कई कंपनियों को अब कई अर्निंग्स को अपग्रेड और डाउनग्रेड किया गया है। यतिन से जानते हैं क्या है अपग्रेड्स और डाउनग्रेड। यतिन बताइए। जी, तो अगर हम बात करें Q1 के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उस पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने Q1 का पूरा रिव्यू दिया है, किस तरीके से अर्निंग एस्टिमेट्स इन्होंने बदली किए हैं, रेटिंग्स बदली किए हैं, उस पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्यूजन फाइनेंस, HPCL, BPCL के अर्निंग्स में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। इनफैक्ट FY 26 के सबसे बेहतरीन EPS के चेंजेस यहाँ होते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं HPCL, BPCL जैसे काउंटर्स अब CLSA के रडार पे हैं। इसके अलावा जहां टॉप डाउनग्रेड्स हुए हैं तो EPS की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, क्योंकि
एमएफआई सेगमेंट में अभी भी पेन है और इंडसइंड बैंक के नतीजों के बाद हमने देखा है शेयर में काफ़ी करेक्शन हुआ है। तो FY 26 में CLSA को लगता है कि जो पहले के अनुमान थे उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, इनफैक्ट उसको डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया गया है। और अगर हम FY 27 की बात करें तो टॉप अपग्रेड्स में आपको केन्स टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइज आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केपेक्स प्लान जो अनाउंस किए हैं वो FY 27 से ऑपरेशनल हो जाएंगे, इसीलिए वहां आपको एक अपटिक आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और रेस्टोरेंट ब्रांड्स की बात करें तो FY 27 में भी ब्रोकरेज को लगता है कि पेन बना रहेगा, इसके लिए वहां भी एक बड़ा रिवीजन आपको अर्निंग्स एस्टिमेट्स में आता हुआ नजर पड़ रहा है। अच्छा, रेटिंग में कौन से शेयर उनको पसंद आ रहे हैं तो फिनिक्स मिल्स, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में अब इनके आउट परफॉर्मर की रेटिंग है। Q1 के नतीजों के बाद ये रेटिंग चेंज हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होल्ड को रेटिंग अपग्रेड करके HPCL के लिए किया गया है और फ्यूजन फाइनेंस के लिए कर दिया गया है। और अगर हम नेस्ले की बात करें तो रिजल्ट्स और ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स पे हमने शेयर्स की पिटाई देखी थी, अभी भी स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो CLSA को लगता है कि यहाँ भी थोड़े बहुत दिक्कत होनी चाहिए और वैल्यूएशन के लिहाज से यहाँ भी रेटिंग काट के अब उन्होंने होल्ड कर दी है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया यतिन, ये CLSA का एक अर्निंग्स का रिव्यू। मार्केट में बहुत दिक्कत इस समय, मिड कैप भी रेड में आ गया, मिड कैप एटलीस्ट अब तक ग्रीन में था, यहाँ पर भी दिक्कत है। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी इस ट्रेंड को डिफाई कर रहे हैं, उनकी बात करते हैं। एक बार ऊनो मिंडा की तो खैर हमने बात की ही, एक बार आप लेकर आइए ज़रा TVS मोटर, क्योंकि अगेन एक ऐसा स्टॉक जहाँ पर हर लोअर लेवल पर बाइंग आती है। और एक बार आप लेकर आइए डिलीवरी का चार्ट। डिलीवरी इनफैक्ट आज सुबह काफ़ी नीचे था, अब डिलीवरी में वापस थोड़ी सी रिकवरी और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। मानस, डिलीवरी का चार्ट देखिए, लगातार स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और पिछले करीब 7-8 सेशन में देखें, जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है। मेरा समझना है ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 464 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। एक टेक्निकल टारगेट ऊपर की तरफ अगर सेट करने होंगे तो जो ऑल टाइम हाई है फिलहाल के लिए वही रहेंगे। मेरे ख्याल से वो 490 रुपए के आसपास के हैं, लेकिन अगर 490 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई नहीं था लेकिन ये 24 का हाई था, तो अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तब तो फिर 560 के भी रास्ते खुल जाएंगे। बट अभी के लिए बिल्कुल बने रहिए, 464 के स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, डिलीवरी आपकी स्क्रीन पे। और सुबह सुबह जो मैंने एक स्टॉक मार्क किया था, जो कि इंडेक्स के लिए इटसेल्फ अगर आप देखें उसकी प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर आपके पोर्टफोलियो में तो भी आपको चर्चा में ध्यान दीजिएगा। लुक एट ITC, सुबह 403 पे मैंने बात की थी कि क्या ये शॉर्ट के लिए पर्याप्त है क्या, और मुझे मालूम नहीं उस वक्त मैंने किससे चर्चा की थी, बट लुक एट ITC नाउ 398। चलिए डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ दिखाएंगे इसकी 400 की पुट। ये बड़ा ब्रेकडाउन है, छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है। ITC का 400 के मार्क को ब्रीच करना, मैं वीकली पे देखूं तो ये सेल ऑफ पूरा का पूरा हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पाया पुल बैक में, सब 100 डे मार्क नीचे हो रहा है। और ऐसा आप यकीन मानिए चार्ट्स पे नहीं हुआ अब तक, अप्रैल 2022 से। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से पुट एग्जिट हुई है आज। अमित जी, आपका व्यू क्या कहता है? ऐसा भी नहीं हुआ था 25 अप्रैल को, उस दिन बहुत डिमांड में था स्टॉक, बड़ा अच्छा रिवर्सल लिया था, लेकिन इस बार डिफरेंट है। क्या लग रहा है? 380 तक का ड्रॉप टुवर्ड्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पॉसिबल लग रहा है आपको क्या? जी वीरेंद्र जी, क्वाइट पॉसिबल है। आप देखिए, जब मार्केट्स अच्छा भी कर रहे थे नीचे से, जब 600 पॉइंट की रैली आई थी तब भी ITC ने कुछ नहीं किया था, तो इट इज अ रैंक अंडर परफॉर्मर। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमेशा से वीक रही है और कंटिन्यूअसली अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड करता रहा है। इनफैक्ट जब भी ये 50 डेमा तक भी पुल बैक दिया, इसने सस्टेन नहीं किया और वहां से ये ब्रेक कर देता था लेवल्स। रिसेंटली इसने अपना एक स्विंग लो 405 का तोड़ा है और आज के सत्र में एक डिसाइसिव ब्रेक यहाँ पे आया है। तो इमीडिएट तो यहाँ पे लगते हैं 390 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। 390 अगर टूटेगा क्लोजिंग बेसिस में तो 380 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, चलिए अब कविता जी को भी जोड़ लेते हैं पैनल में। कविता जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। मेरा ट्रेड है कमिंस इंडिया पर। कमिंस इंडिया अगर आप देखें 8 अगस्त के स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के बाद करेक्शन मोड में था, आज उसे सरपास करके एक अच्छी पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 3920 के लेवल के पास चल रहा है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3970 आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3880 वन कैन अप्रोच ऑन कमिंस इंडिया। चलिए, तो ये हो गई कविता जी की ट्रेड। टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ। गावा सर हैं, विकास जी हैं, मानस जी हैं। गावा सर, बताइए आपका कैश कॉल। वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है ग्लोबल स्पिरिट।
1249 पर ट्रेड कर रहा है। इसका सेटअप मुझे पसंद है, आहिस्ता आहिस्ता लिंगरिंग अपमूव है और आज अपमूव दिखा रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए टाइट, ज्यादा नहीं, वो होना चाहिए करीब 1230 का, करीब 19 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 1300 रुपए, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए उसको। ग्लोबल स्पिरिट 1300 की भी। पता है प्रकाश साहब, थोड़ा बहुत तो तजुर्बा हमें भी हो गया है। जैसे ही आपने गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग इकट्ठे कहा ना, मुझे पक्का ला था और नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप ये कहने वाले थे वीरू कि जब गावा सर ने कहा इसका चार्ट मुझे पसंद है, मैं कहा चार्ट की बजाय इसका ब्रांड मुझे पसंद है, तो नहीं कहना चाह रहे थे गावा सर। ग्लोबल स्पिरिट्स बाय कॉल प्रकाश सर की। ओके, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एक साथ दोनों। विकास जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा जेबी केम फार्मा। 1743 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज देखने मिल रहा है 1728 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड एक अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। 1780 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ से आते हुए देखने मिलेगा। तो जेबी केम फार्मा यहाँ से 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको होल्ड करके लेके जा सकते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। मानस जी बताइए, आपने क्या पिक किया कैश कॉल्स में? तो देखिए, कैश कॉल में पॉली मेडिक्योर पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2900 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 1850 के आसपास बॉटम बना, हाई टॉप्स हायर बॉटम से कंफर्मेशन मिला, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। तो आई थिंक बिल्कुल तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे पॉली मेडिक्योर में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2000 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करेंगे 200 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि 2225 है। ओके, जेबी केमिकल्स एंड फार्मा। देखिए, ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं प्लीज़, बट थोड़ा सा देख के परख के, क्योंकि मार्केट में अब लिक्विडेशन थोड़ा सा और बढ़ रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अनुज प्राइस परफॉर्मेंस में अब एक ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि हम 11 अगस्त को ऑलमोस्ट 200 की ट्रैजेक्टरी के आसपास थे। अब बैंक निफ्टी इस दौर के अनुज फिर लोस के आसपास, यानी वो जो 55 दिखा था ना हमने, 55 जहाँ पे 100 MA लाइन था। ये क्या, ये डाइवर्जेंस क्यों है अनुज? मतलब इस बार आप देखिए नंबर्स अच्छे थे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे थे, एसबीआई के नंबर्स भी ठीक ठाक थे मेरे ख्याल से। ये क्योंकि क्वार्टरली कमज़ोर होता है, एग्री बिजनेस से थोड़ा सा प्रेशर आता है। अदरवाइज मतलब बाजार ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, ये डिफरेंशियल क्यों थोड़ा सा? बिल्कुल, देखिए वीरू, सच बताऊं तो इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि लॉजिकली बैंक निफ्टी को ज़्यादा चलना चाहिए था कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन ना सिर्फ बैंक निफ्टी कम चला बल्कि अब उल्टा गिर रहा है। तो एक इजी एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है कि क्योंकि जो दो सबसे बड़े स्टॉक है जहाँ 55% वेट है, वो दोनों गिरना शुरू हो गए हैं। अब वो दोनों क्यों गिर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसा भी नहीं कि एफआई की बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। तो जो भी है, ये इसका मतलब फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे समझ में आया नहीं कि निफ्टी बैंक क्यों इस तरीके से लगातार अंडर परफॉर्मेंस कर दे रहा है। लेकिन फैक्ट सही है, और आपने जो सब बोला कि निफ्टी की रैली के स्टार्टिंग पॉइंट और बैंक निफ्टी में अब अगर आप देखें तो निफ्टी अभी भी काफ़ी दूर है, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे वापस जा रहा है। तो उस लेवल वापस बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली दिक्कत है थोड़ी सी, और निफ्टी पे 20 डेमा का सपोर्ट था, बैंक निफ्टी पे 20 डेमा का रेजिस्टेंस था। बाय द वे निफ्टी भी अब जिस तरीके से गिर रहा है 24,880 पर, आज अगर यहाँ पर बंद हो गए तो एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि रीथिंक करना होगा अपनी उस स्ट्रैटेजी पर। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आज सुबह जो हमने एक व्यू लिया था कि अगर 24,950 के नीचे फिसले तो एक बार के लिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाइएगा, एटलीस्ट वो वहाँ पर प्रॉफिट तो प्रोटेक्ट हुए कम से कम। अब उसके बाद लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरता है गया, सपोर्ट नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। जी हाँ, प्रेशर है। जरा डायरेक्टर साहब एक बार सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज को रखिएगा सारे के सारे, और आप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और आप देखिए आईटीसी को। आई मीन जितने पिलर्स होते हैं निफ्टी को आई थिंक स्ट्रेंथ पहुंचाने के लिए, वो सारे कोलैप्स हो रहे हैं। लुक एट 1964। मेरे ख्याल से आज सुबह ही मैंने एक मन बनाया था इस पर बातचीत करूं कि एचडीएफसी बैंक पे क्या सेल ट्रेड ओपन करें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जिस तरीके से ट्रीट किया है आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, इसने नहीं किया कभी भी 17 मार्च से लेकर अब तक। बट इस बार का बिहेवियर काफ़ी ख़राब है। अब आइए जरा आप एक बार इंडसइंड बैंक पे, फिर कुछ अलग विषयों पे बात करेंगे। इंडसइंड बैंक 760। विकास, इंडसइंड बैंक में मई के बाद का अब तक का पूरा बेस टूट गया। अच्छी बुरी सारी खबरें हैं, बट सेलिंग कंटिन्यूड है। इस पे नया लेवल क्या देखते हैं आप डाउन साइड में? जी, अगर इंडसइंड बैंक की बात करो तो वीकली चार्ट अभी भी वीकनेस यहाँ पे फॉलो अप दिखा रहा है, और मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिल सकता है। देखो, 752 का यहाँ पे भी इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो नीचे में 720 के आसपास का जो फॉल है
वो यहाँ पे इंडसइंड बैंक में कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। आज ये देखना है कि ये 752 का जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर ये भी बीट करता है तो उसके नीचे 720 तक का एक फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। ऊपर में 772 अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिलेगा, बट सेटअप फिलहाल तो नेगेटिव है। तो मुझे लगता है ये प्रेशर और भी बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। अगर 752 ब्रेक करता है तो और भी इंक्रीज हो जाएगा 720 के आसपास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस साल टाटा ग्रुप के शेयरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। 2023 और 24 में दमदार प्रदर्शन करने वाले टाटा ग्रुप के शेयरों में इस साल नेगेटिव रिटर्न्स हैं। आइए कुछ स्टैट्स जानते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने भी अपफ्रंटली मेंशन किया कि 2023 और 24 की जर्नी देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव जर्नी देखने को मिली है, लेकिन 2025 जो है वो टाटा ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिव उभर के सामने आया है। अगर मार्केट कैप के लिहाज से बात करी जाए तो देखिए 2024 में जो इसका मार्केट कैप था वो था करीब करीब 31 लाख करोड़ का, जहाँ पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। इस साल अगर मार्केट कैप का एक्यूमुलेट किया जाए तो वो केवल रह गया है 26 लाख करोड़ का, जिसमें सबसे जो बिगेस्ट लूजर है वो बन के आया है टीसीएस, जहां पे हमें करीब करीब 3.5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है वो साफ होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर ट्रेंड की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीबन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स और साथ में जो वोल्टास है यहाँ से भी रिस्पेक्टिवली हमें 14,000 करोड़ प्लस का जो मार्केट कैप है वो कंप्लीटली क्लियर होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर तेजस नेटवर्क की बात करी जाए तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे साफ हुआ है। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी में भी करीब करीब 9 से लेके 6,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे क्लियर ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मार्केट कैप में हमें एक गेनिंग साइड देखने को मिली है, जैसे कि टाइटन, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें 27,000 करोड़ का मार्केट कैप और 17,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली गेन होता हुआ दिखाई दिया है। एक बार मैं वो कंपनीज आपके सामने लेके आती हूँ जहाँ पे हमें रिटर्न का एक क्लियर पिक्चर सामने समझ में आएगा कि 2023-24 में किस तरीके की रिटर्न पिक्चर रही है, और उसके कंपैरिजन में अगर 2025 को हम देखें तो यहाँ पे कितने नेगेटिव रिटर्न जो पर्टिकुलर स्टॉक है जनरेट करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तेजस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। फ्लैट हमें देखने को मिला था 23-24 में, जो कि अब करीब करीब 50% तक गिर चुका है। नेल्को, टीसीएस, वोल्टास भी अगर देखें तो यहाँ पे भी 30 से लेके 24% तक की गिरावट इस साल हमें देखने को मिली है, जहाँ पे हमें वोल्टास में पिछले साल 70% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। यही नहीं बल्कि काफी सारे और भी शेयर्स है जहाँ की पिक्चर कुछ इसी तरीके की आपको दिखाई देगी ट्रेंड में, जहाँ पे हमें पिछले साल 304% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले थे, वो अब नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई दिया है। 23% के नेगेटिव रिटर्न। इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स और टाटा कम्युनिकेशन में भी कुछ पिक्चर आपको इसी तरीके की समझ में आएगी, जहां पे पॉजिटिव से जो ट्रेंड है वो नेगेटिव की तरफ जाता हुआ नजर आया है। अब नेगेटिव तो हुआ है, लेकिन नेगेटिव होने के जो की रीजंस हैं वो क्या है, एक बार उनको समझ लेते हैं। देखिए, जो फॉरेन फंड्स हैं वहां पे हमें एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला है। ग्लोबल अनिश्चितता के चलते काफी सारे डेंट यहां पे पड़े हैं। यही नहीं बल्कि वैल्यूएशंस काफी हायर साइड में रहे हैं। टीसीएस और तेजस की बात करें तो यहाँ पे जो अर्निंग्स रही है वीकर साइड में रही है। क्लाइंट की तरफ से स्पेंडिंग में एक बड़ी कटौती देखने को मिली और रिसेशन का फेयर भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस टैरिफ की बात करी जाए तो टाटा मोटर्स और टीसीएस को यहाँ पे बड़ा डेंट लगा है। ग्लोबल लग्जरी ऑटो में स्लम्प देखने को मिला है। पीवी सेल्स भी कहीं ना कहीं स्लोअर साइड में रही है और कंज्यूमर का जो इस टाइम पे सेंटिमेंट है वो भी नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर टाटा केमिकल की पर्टिकुलरली हम बात करें तो जो भी कमोडिटी लिंक्ड मार्केट है वहां पे एक हमें कहीं ना कहीं मार्जिन में प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। ये है की रीजन। लेकिन हमने एनालिस्ट से बात करी, एनालिस्ट का इस टाइम पे मानना है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के ड्राइवर्स बन के सामने आ सकते हैं टाटा ग्रुप में, जैसे कि ईवी, रिन्यूएबल, सेमीकंडक्टर और डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो अपकमिंग मेजर यहाँ पे ट्रिगर होने वाला है वो है टाटा कैपिटल का आईपीओ, जिसकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो कि सितंबर 2025 तक हमें दस्तक देता हुआ नजर आ सकता है। शुक्रिया कंचन इस जानकारी के लिए। तो ये टाटा ग्रुप की बात। एक बार आप लेकर आइए सीजी पावर का स्टॉक स्क्रीन पर। सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए जो स्कीम को एक अप्रूवल मिलता हुआ, ध्यान रखिएगा सीजी पावर इसमें एक बहुत बड़ा एक प्लेयर बनता जा रहा है। कुछ समय पहले कंचन जी, ये केतन जी ने रिपोर्ट भी किया था कि यहाँ पर इस महीने के एंड तक वो सेमीकंडक्टर प्लांट भी उसकी भी शुरुआत होगी। राजेश अग्रवाल जी, सीजी पावर क्या एक फ्रेश लीज ऑफ अब ये री रेटिंग के लिए तैयार है स्टॉक? जी बिल्कुल, सेमीकंडक्टर हमेशा माने पिछले कई
क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो फ्लेवर में रहा है। और सीजी पावर में ये खबरें थी कि इनकी एंट्री होगी, अब जब उन्हें अप्रूवल वगैरह मिल गया है जैसे कि आप बता रहे हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनता है। उसके अलावा भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, पिछले 3-4 क्वार्टर्स से नंबर्स में थोड़े से इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। और जो ऑर्डर बुक वगैरह है और जिस तरीके का पावर का सिनेरियो है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्यम से लंबी अवधि की कॉल यहाँ ली जा सकती है। आई थिंक आज सुबह भी इस पर पैनल में एक व्यू लिया गया था सीजी पावर पर। खैर एक बार मानस आप देखिए सीजी पावर का चार्ट, शानदार अपट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। जो आज गिरावट आई इसमें बाइंग की जाए क्या? तो देखिए बिल्कुल आज मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा समझना है कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे। तो 669 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, इस उम्मीद में कि अगर ये 690 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 710 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल शानदार मूव्स इसमें रहे हैं इस स्टॉक में जब से ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी बनी थी। याद होगा आपको इसका लो 5 रुपये था, वहाँ से इसमें रैली आई थी। पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था इस लेवल पर। अब देखते हैं ये सेमीकंडक्टर वाला जो मामला है इससे स्टॉक में थोड़ी सी रेटिंग आती है नहीं आती है। फिलहाल के लिए स्टॉक कोशिश कर रहा है वापस सुबह के हाईस को रिक्लेम करने के लिए। चलिए धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ, एक बार उसको फिनिश करते हैं। हमारे पास रचना जी, मानस जी और कविता जी हैं। रचना जी आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी मैं ऑप्शन में इंडिगो का पी देना चाहूंगी, जिसको हम 6100 के पी को बाय करेंगे, जो 71 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एसएल लगाएंगे 60 पे और यहाँ पे चांसेस है कि हम 90 के नंबर्स बहुत जल्दी देखेंगे। ओके, इंटरवेशन की 6100 की पुट। रचना जी का आज मूड सुबह से खराब था। आज सबसे खुलते सा बाजार जब फ्लैट भी था तो बजाज ऑटो की पुट आज ही क्या है ना वो रचना जी, बजाज ऑटो कल का था वैसे, कल बहुत का जल्दी से खराब था, पर वो सॉरी कल का था। सॉरी कल का सॉरी। बट चलिए अब रचना जी का ट्रेड हो गया, कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी आप क्या पिक करेंगे? सो वीरेन जी, डीएलएफ के 760 के पुट्स पर हम पोजीशन लेंगे। 6 रुपए 55 पैसे पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 859 रुपीज के लिए। डीएलएफ का 760 का पुट देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4 रुपए 50 पैसे का। तो 2 पुट कॉल हो गए आज, एक रचना जी की तरफ से, कविता जी की तरफ से। देखते हैं मानस जी के पास कॉल है या पुट है। मानस जी क्या पिक किया आपने? तो कॉल ऑप्शन लेंगे। एबीएफआरएल का 80 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 2 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 90 पैसे का और टारगेट सेट करने हैं 5 रुपए के। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से एबीएफआरएल में करीब 4 से 5 रुपए का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो चलिए, जो भोपाल ने और जो इंदौर ने प्रेशर बनाया वो लखनऊ में थोड़ा सा कम कर दिया। अच्छा, भोपाल से बात याद आई, कल अनुज 4 बजे भोपाल होंगे, है ना अनुज? जी पहुंच जाएंगे भोपाल और मुलाकात जरूर कीजिएगा अनुज से। और निवेश की सही डगर पकड़ने के लिए कोई भी पक्ष चुन लीजिए, वो पर्याप्त होता है, वो अच्छा होता है। और कल अनुज होंगे 4 बजे से इस सेमिनार में, है ना अनुज? बिल्कुल 4 बजे से होंगे हम। और CNBC आवाज़ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप 5 बजे से उसे लाइव देख पाएंगे। फिर से बता देता हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस रजिस्टर करिए, इस ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, चॉइस पिनेक्स की ऐप को, और जुड़िए हमारे साथ। कोई फीस नहीं है इसमें। और ये ऑडिटोरियम मैंने सुना है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें वो नाम नहीं आ रहा ऑडिटोरियम का, वो दूसरी वाली प्लेट है क्या, वो चलाइए ज़रा, उसमें नाम है प्रॉपर। तो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ। और कल इस इवेंट में नाम गायब कर दिया उस प्लेट पे से। चलिए कोई नहीं, गुरमीत जी भी होंगे और कमल पोदार जी भी होंगे, तो हमारे साथ आप कल जुड़िएगा और इस सेशन में, निवेश निर्णय में पार्टिसिपेट करिएगा आप। आगे बढ़ते हैं वीरू। जी चलिए, हमें काम करते हैं। बस भोपाल का जिक्र मुझे करना था तो वो बात जरूर छेड़ दी मैंने। मार्केट से अभी भी डे लो पर आके ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। धमाकेदार ऑप्शंस भी कुछ देर में 4 का चौका शुरू करेंगे और 1-2 ट्रेड्स में और ले लेता हूँ, फिर उस कुछ और विषय पर बातचीत करेंगे। ब्रेकडाउन के केसेस, अगर निफ्टी थोड़ा ब्रेकडाउन दे रहा है और कुछ ब्रेकडाउन के केसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था सीमेंट स्पेस में अंबुजा, वो भी देखिएगा ज़रा एक बार, अगर आप वीकनेस को लोकेट करना चाहते हैं। कविता जी एक बार आप देखिए अंबुजा, देखिए इस स्पेस में
स्ट्रेंथ थी अल्ट्राटेक सीमेंट में, डालमिया भारत में, लेकिन अंबुजा ने इस बार वो प्राइस सेक्शन नहीं दिया जो जुलाई से पहले दे रहा था। इस अंडर परफॉर्मेंस को आप कैसे रीड कर रही हैं, और बिलो 50 आपका प्रोजेक्शन क्या है अंबुजा पे? आई थिंक 50 नहीं 100, आपका ठीक इस पे? सी वीरेंद्र जी 577 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, और बिलो 100 EMA अगर आप देखें तो 200 EMA भी काफी दूर नहीं है, 564, तो एक सपोर्ट जोन दिखता है 564 से 574 के बीच में। कोई स्ट्रांगली अगर ये नीचे जाता हुआ दिखेगा तो 564 के लेवल को अगर ये तोड़ता है तो फिर डाउन साइड 525 तक खुलते हुए दिखती है। तो मुझे लगता है यहाँ एक सपोर्ट जोन है 564 574 के लेवल का, उसे इसे तोड़ने देना चाहिए, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रेडिंग। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और फुटसी के इंडेक्स में बदलावों का आज ऐलान होगा। कौन से शेयर की एंट्री, कौन से शेयर की एग्जिट, ये सब समझते हैं यतिन के साथ। यतिन बताइए। तो आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि पोस्ट मार्केट आज NSE की तरफ से निफ्टी के बदलाव का रिलीज आएगा और इसी की तर्ज पे FTSE का रीबैलेंसिंग का अनाउंसमेंट भी आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। तो निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि यहाँ जो सेमी एनुअल रिव्यू है काफ़ी जिसको अहम माना जाता है, 29 सितंबर को जो चेंजेस होने हैं वो आज अनाउंस होंगे और मोस्ट लाइकली 2 कैंडिडेट्स हैं जो निफ्टी के अंदर आते हुए आपको नज़र पड़ेंगे। सबसे पहले मैक्स हेल्थ केयर, क्या शानदार रैली इस हॉस्पिटल स्टॉक में हुई है और अपोलो हॉस्पिटल के बाद ये दूसरी हॉस्पिटल चेन है जो निफ्टी के अंदर शामिल होगी और यहाँ लगभग $400 मिलियन के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है इंटरग्लोब एविएशन, और ये शायद पहली एविएशन कंपनी है जो निफ्टी के अंदर एंटर होगी और संभावित यहाँ $60 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो आता हुआ नज़र पड़ेगा, जो कि लगभग आप अगर ब्रॉडली देखें तो 4,000-5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिलेगी। 2 स्टॉक्स जो निफ्टी से बाहर जाएंगे, सबसे पहले इंडसइंड बैंक और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प, और दोनों ही काउंटर्स में आप देखेंगे कि बिकवाली का माहौल रहेगा। लगभग 2,000-2,500 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ सेलिंग फ्लोज आती हुई नज़र पड़ेगी। लेकिन जो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है इस पर भी नज़र कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मिड कैप छोटे बड़े स्टॉक्स यहाँ शामिल हैं जहाँ इनफ्लोज आउटफ्लोज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोहेंस, JK सीमेंट, चोला फाइनेंस जो FNO में है, हेक्सावेयर जिसके ऊपर आज एक इम्पॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, और KPR मिल जैसे काउंटर्स में संभावित $5 से $7 मिलियन के आसपास की खरीदारी देखने को मिलेगी। हालांकि नारायण हृदयालय, ऑथम इन्वेस्टमेंट्स, MCX, गॉडफ्रे फिलिप जैसे काउंटर्स भी आपको ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इनफ्लो की तरफ से होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो ये वो बड़े स्टॉक्स हैं जहाँ इनफ्लो सबसे ज़्यादा आते हुए नज़र पड़ेंगे। तो ये वो मिड कैप्स की लिस्ट है जो शायद FTSE में इंक्लूड होते हुए नज़र पड़ेंगे ब्रोकरेजेस के अनुमान के हिसाब से। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जो आपके रडार पर होने चाहिए। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे रचना जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड का फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी हैं हमारे साथ। चलिए मानस जी शुरुआत करिए, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए REC के 380 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। REC ने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो 380 का पुट ऑप्शन जो ₹6 पे ट्रेड हो रहा है वहां पर ₹4 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹10 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, रचना जी आपका FNO सुपरस्टार। जी, कोटक बैंक को शॉर्ट करेंगे, एसएल लगाएंगे 1988 पे, 80 पे है अभी, 81 पे, और 88 के एसएल के साथ शॉर्ट करके इसका टारगेट होगा 70 एंड 60, 1970 एंड 60। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 1980 पे, और कविता जी आपका ट्रेड आज का चार्ट का चमत्कार। तो मजगांव डॉक यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है, ये अपने स्मॉलेस्ट एवरेजेस के ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है काउंटर। एज ऑफ नाउ 2713 के लेवल पर है। मुझे लगता है ये गिरावट 2650 तक नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकती है, जो कि उल्टा लाइक इनवर्स फ्लैग भी हो सकता है। तो अंटिल काउंटर 2750 के लेवल के नीचे है तब तक ये प्रेशर रह सकता है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2650 वन कैन अप्रोच फॉर मजगांव डॉक शॉर्ट। ओके, मजगांव डॉक का चलते हैं अब राजेश जी के पास। राजेश जी से आज का मिड कैप फंडा समझते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से EID पैरी के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो शुगर की एक बड़ी कंपनी है, 40,300 TCD की कैपेसिटी है, 7 प्लांट है। उसके अलावा 140 मेगावाट का कोजेन का प्लांट है, 417 के LPD का डिस्टिलरी है, और
शुगर कह लीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स कह लीजिए, बायोपेस्टिसाइड्स कह लीजिए, पूरा डाइवर्स इंटरेस्ट है और अब ये एफएमसीजी में भी जा रहे हैं, कुछ ब्रांडेड शुगर वगैरह लॉन्च कर रहे हैं पैरी ब्रांड के अंतर्गत तमिलनाडु में। पहली तिमाही में नतीजे अच्छे आए, रेवेन्यू 29% बढ़ा, एबिटा 70% और बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो 246 करोड़ आई 91 करोड़ के सामने। हालांकि स्टैंड अलोन के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये नंबर थे। अब जो मेन ट्रिगर यहाँ पे है वो ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का है और इसमें अगर आप देखें तो 56% कोरामंडल की होल्डिंग है, जिसकी मार्केट कैप, जिसकी वैल्यूएशन करीब 39-40 हजार करोड़ के आसपास आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकी होल्डिंग है उसकी आधे दामों में, आधे वैल्यूएशन पे पूरी कंपनी आपको मिल रही है, जिसमें आपके शुगर का प्ले है, आपके कोजेन है, इसमें क्या आपकी डिस्टिलरी है, सारे कुछ है। तो इस लिहाज से हम यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कम से कम 9 से 12 महीने का टारगेट रखें और मौजूदा स्तर से कम 20 से 22% की बढ़त हो सकती है। ओके, EID पैरी आपकी कॉल। ट्रेड्स हमने 4 लिए यहाँ पिक किए और पहला ट्रेड था आज का सस्ता ऑप्शन जो कि सौजन्य से आया मानस जी के सस्ता ऑप्शन ट्रेड, REC की पुट 380 की स्ट्राइक। उसके बाद रचना जी ने पिक किया आज का फिर सुपरस्टार कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे 1978 का लक्ष्य है। कविता जी ने 4 का चमत्कार पिक किया, ट्रेड रहा मजगांव डॉक शिप, सेल करना है शिपयार्ड्स और 26-50 का लक्ष्य यहाँ पे। और EID पैरी राजेश अग्रवाल जी की कॉल और ये रहे अब तक के ट्रेड्स। निफ्टी समहाउ आई थिंक 24,900 की रेंज में थोड़ा सा अपने आप को ले जाने की कोशिश करता हुआ और मतलब इसको शायद ट्रेजेक्ट्री को ही हम टुवर्ड्स क्लोज देखें। खैर, अगस्त में अब तक की जो बाज़ार में पूरी तरीके से जो अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो फ्लैट रहा है मोर लेस, लेकिन इसके बावजूद FIs का जो एक्शन था ना उसमें याद रखिएगा एक एग्रेशन था। अगस्त में क्या उन्होंने बाय किया, क्या सेल किया, उनका ट्रेड पैटर्न कैसा रहा, आइए इसको समझते हैं। कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। अगर इस टाइम पे अगस्त का हम डेटा समझे तो टेलीकॉम सेक्टर में जो FIs का रुझान है वो हमें पॉजिटिव नोट पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में भी जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। टेलीकॉम में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ की FIs की तरफ से खरीदारी रही है। अगर फिनेंशियल IT सर्विसेज में देखें तो यहाँ पे जो रुझान है वो हमें नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपके सामने डायरेक्टली टेबल लेके आती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जुलाई के कंपेरिजन में अगस्त के फर्स्ट हाफ में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। देखिए, टेलीकॉम में यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिली थी जुलाई के सेकेंड हाफ में और यहाँ पे भी हमें खरीदारी ही देखने को मिली। कैपिटल गुड में जो रुझान है नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में रहा है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग और केमिकल्स में भी रुझान जो है यहाँ पे हमें सुधरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के सेक्टर्स की तो देखिए, कंज्यूमर सर्विसेज में जो रुझान है हमें एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दिया है, जो कि जुलाई के सेकेंड हाफ में काफी अच्छा खासा बना हुआ था। FMCG में भी जो इनका ट्रेंड है नेगेटिव तरीके से दिखाई दे रहा है और बाकी की हम बात करें केमिकल्स की तो यहाँ पे भी करीब करीब हमें 2,000 करोड़ की बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि फिनेंशियल सेक्टर में किस तरीके का मूड माहौल रहा है। फिनेंशियल सेक्टर में अगर फर्स्ट हाफ में बात करी जाए अगस्त में तो करीबन 13,500 करोड़ की बिकवाली हुई है, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा नंबर जो है हमें डबल होता हुआ दिखाई दिया है। IT, ऑयल एंड गैस में भी जो रुझान है काफी ज्यादा हमें बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हम समझे तो सीधा सीधा जो IT और फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे रुझान जो है जुलाई के सेकेंड हाफ में भी नेगेटिव था और इस टाइम पे भी नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में जो यहाँ पे सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव नोट में जा रहे हैं। कंचन, तो ये इस समय FIs सेलिंग ज़्यादा, बाइंग कम। एक ब्रेक ले रहे हैं। मार्केट अभी भी प्रेशर में है, 24,900 के अभी भी नीचे है। ब्रेक के बाद मेहरबून ईरानी हमारे साथ जुड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेहरबून ईरानी है हमारे साथ। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। ये मार्केट की रैली पे ब्रेक लगा या फिर बस थोड़ा सा पॉज है, आपका व्यू? अनुज जी, देखिए ऐसा है कि संक्षेप में देखें तो लास्ट 1 साल में मार्केट ने कुछ नहीं किया है। आज बड़े इन्वेस्टर्स को आप देखेंगे, 10, 20, 25, 30 जो भी नाम आपके मन में है उनको पूछेंगे तो सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश है। कहते हैं कि ठीक है, हमारे स्टॉक्स थोड़े नीचे है तो क्या, अल्टीमेटली इट विल गो अप। रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो गया है क्योंकि उसको रोज का मार्केट प्रेडिक्ट करने का हैबिट हो गया है।
सही जाए गलत जाए बात अलग है। और कहना मुश्किल है कि 6 दिन मार्केट बढ़ा, आज क्यों घटा, कल मंडे को घटेगा बढ़ेगा, किसी को पता नहीं। ऑनेस्टली लेट्स बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। 2 हफ्ते पहले जब भी आपकी और हमारी बात हुई थी, मैंने क्लियर कट कहा था कि मैक्रो फैक्टर्स सब इंडिया के फेवर में है। आप इन्फ्लेशन देखिए, इंटरेस्ट रेट कट देखिए, लिक्विडिटी देखिए, मॉनसून देखिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोड्यूस देखिए, डेफिसिट्स फिस्कल देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, सब कंट्रोल में है। ऑयल प्राइस घटा हुआ है, सब पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट के फैक्टर्स देखेंगे आपको पॉजिटिव दिखेगा। मार्केट ओवरसोल्ड है, यस ओवरसोल्ड है। म्यूचुअल फंड में इनफ्लो आते जा रहे हैं, हाँ इनफ्लो आते जा रहे हैं। समवेयर आई फील री रेटिंग जो है इंडियन इक्विटीज की होगी ही होगी। इन द मीन टाइम हमको S&P ने अपग्रेड भी किया है और मार्केट में ओवरऑल जैसे मैंने कहा पिछले 1 साल में कुछ नहीं हुआ, तो मार्केट रेंज बाउंड है, करेक्शन हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। ऑल दिस अगेन आर पॉजिटिव्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव जस्ट नॉट पिक्ड अप। हम लोग कह रहे थे कि मार्च क्वार्टर में इंप्रूव होगा, नहीं हुआ। जून क्वार्टर में हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी जो इंटरेस्ट इनकम टैक्स में जो कट्स दिए थे गवर्नमेंट ने बजट में कि कंजम्पशन पिकअप होगी, ज़्यादा कुछ उसका साइन दिखता नहीं है। लेकिन 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो GST कट अनाउंस किए, रैशनलाइजेशन जिसे कहते हैं, 2 ही मेजरमेंट में होंगे ना, उसके कारण मार्केट इज एन्थ्यूज्ड। और मुझे भी लगता है, शायद आपको भी लगता है कि कंजम्पशन अल्टीमेटली पिकअप होगा, विच विल बी गुड फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। सो मार्केट ने एक अच्छा सा बाउंस दिया इन द लास्ट 4-5-6 डेज। ऑफ कोर्स इसके बीच में जो टैरिफ्स है वो बड़ी ओवरहैंग है और जैसे हम लोग 27 तारीख के आसपास जाएंगे जहां पे टैरिफ्स 25% से 50% होगा यूएस का, नर्वसनेस थोड़ा बढ़ना इज डेफिनेटली वैलिड। बट हमको पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। मैन्युफैक्चरिंग का गेन होने वाला है जीडीपी में और इम्प्रूविंग इंफ्रा और मोस्ट सॉट आफ्टर कंज्यूमर मार्केट वर्ल्ड में है वो है इंडिया। लेकिन जो भी बोले हम लोग कि कंजम्पशन ओरिएंटेड मार्केट है, ये टैरिफ्स कुड बी अ ओवरहैंग फॉर इंडियन इक्विटीज फॉर सम मोर टाइम टू कम, बट डेफिनेटली थोड़े से सेक्टर्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा। नाउ पॉजिटिव्स क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट इज इन अ हरी टू साइन ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज। हमारे चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप इंप्रूव होने के पूरे चांस है। और जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कट्स इन इंटरेस्ट रेट, स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है हाउस होल्ड सेविंग्स टुवर्ड्स इक्विटीज इज अनदर वेरी बिग पॉजिटिव। तो बिसाइड्स मे बी एट द मोमेंट कंसिडरिंग मार्केट ने कुछ नहीं किया है लास्ट 1 साल में, ये जो टैरिफ का इशू है उसके सिवाय मुझे कोई बड़ा नेगेटिव मार्केट में दिखता नहीं है। तो ये कहना ठीक होगा, जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि अगले 2 क्वार्टर के लिए मुझे नहीं लगता मार्केट +10% या -10% में ये घूमने वाला है। आई डोंट सी अ शार्प फॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ टैरिफ्स। और जो से मार्केट ओवरसोल्ड है, कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग आती है तो अगले 1-2-3 महीने में अगर हम नया हाई भी बनाए, आई ऑनेस्टली विल नॉट बी सरप्राइज्ड। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द मार्केट। फिर से कहूंगा ये बात कि मार्केट में पैसे कमाना डिफिकल्ट है। मार्केट्स में इंडिविजुअल पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी, इंडिविजुअल स्टॉक्स आएंगे, वो ब्रॉडर मार्केट में आएंगे एंड पीपल विल हैव टू लर्न टू बाय इनटू देम विदाउट बॉदरिंग टू मच अबाउट डेली हेडलाइंस। इस बीच निफ्टी जो है वो डे लो पर 24,871, और मैंने इस बात का जिक्र अभी इसलिए किया क्योंकि जब हम सोमवार को लौट के आए 3 दिन की छुट्टी के बाद, मतलब 2 वीकेंड के और एक शुक्रवार की, निफ्टी का जो गैप के बाद लो लगा था, मतलब टेक्निकली जो इस रेंज में गैप है उसका लोअर एज था, आप ये समझिए कि करीब करीब मैं बताता हूँ, इनफैक्ट वो था 852, अब 868 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। यानी गुरुवार के क्लोज और सोमवार की ओपनिंग के बीच में जो 852 का जो लो था, अब जस्ट हम जा रहे हैं उसको स्ट्राइक करने के लिए। खैर, मेहरबान जी, आपने अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब किया। आपको रिस्क क्या नज़र आ रहा है, दिस टैरिफ्स, और अभी ये मुद्दा कितना और खींचेगा, क्योंकि ये जो अगस्त में होने वाली मीटिंग थी वो तो खैर टली गई अभी। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपने कहा कि भारत एक अपने खुद के कंजम्पशन पे बिल्ड हुई स्टोरी है। ये जो जीएसटी की रेशनलाइज होने की खबर आई, जीएसटी को कम करके 2 दरों तक लाया जाए, इसका एडवांटेज बाजार ने बहुतों को दिया स्पेस को। आई मीन, आप वाइट गुड को देखिए, आप एफएमसीजी को देखिए, आप ऑटो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, आप मारुति ऑल टाइम हाई पे चला गया।
आप सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको देंगे और सबसे प्रिफर्ड आपकी जो जीएसटी की रेशनलाइज होने के बाद जो लिस्ट होगी स्टॉक्स की पिकिंग ऑर्डर वो क्या होगा? देखिए, मैं ऑन द होल सेक्टर्स कहूंगा कि विच आई लाइक, और मैं इसलिए पसंद करता हूं कि मोस्ट ऑफ देम या ऑल ऑफ देम आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड. नंबर वन, जीएसटी की बात मैं आधे मिनट में करूंगा. पहले ये कि रेलवेज के स्टॉक्स इतनी अच्छी तरह से करेक्ट हुए कि डाउनसाइड लिमिटेड है. 2 हफ्ते पहले मैंने आपको ही कहा था वीरेंद्र जी के मुझे एफएमसीजी अभी पसंद है क्योंकि डाउनसाइड खत्म हो गया है. होगा तो खाली अपसाइड होगा. इन्फ्लेशन नीचे, काफी सारे फूड कमोडिटीज के प्राइस नीचे, मार्जिन्स इंप्रूव होने की पूरी पॉसिबिलिटी है. थर्ड है डिफेंस. मुझे नहीं लगता कि दे आर बॉटम्ड आउट, बट थोड़ा और करेक्शन दे विल प्रोवाइड अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी. टूरिज्म और होटल्स और एविएशन और एक सेक्टर है जो मुझे पसंद है. तो ये सेक्टर्स मुझे पसंद है. रही बात जीएसटी कट के बाद, आई थिंक हमें देखना पड़ेगा एक्चुअल अनाउंसमेंट क्या आता है कि आर दे गोइंग टू कीप. फॉर एग्जांपल होटल सेक्टर पसंद है, हमेशा पसंद था, अभी भी मैंने कहा टूरिज्म, होटल्स, एविएशन सब पसंद है. बट द पॉइंट इज इट गोइंग टू बी एडवांटेजेस फॉर होटल्स जिसकी टैरिफ रेट 7,000 से कम हो या 8,000 से कम हो या 6,000 से कम हो? Is it going to be negative for hotels where the tariff rate is going to be more than 12,000 rupees per room? Similarly for cars. ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो वाइट गुड्स डेफिनेटली येस, इसमें थोड़ा डिफरमेंट ऑफ परचेस होने वाला है. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय इट इन दिस गणेश चतुर्थी फेस्टिवल. वो कह रहा है जीएसटी कटाएगा बाद में खरीदेंगे. सो मे बी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन सेक्टर्स लाइक वाइट गुड्स, इवन मे बी एन ऑटो, यू विल सी इट मोर इन दी क्वार्टर स्टार्टिंग अक्टूबर. ये मेरा पर्सनल मानना है. सो देयर इज अ डिफरमेंट ऑफ परचेज विच इज हैपनिंग, बट परचेसेस विल हैपन, कंजम्पशन विल पिक अप. और इसमें डेफिनेटली जैसे आपने कहा वाइट गुड्स है, ऑटो है, और साथ में द मेन सेक्टर आई वुड लाइक टू से इज एफएमसीजी. ये सारे सेक्टर्स है विच अकॉर्डिंग टू मी शुड बेनिफिट फ्रॉम द कट्स इन जीएसटी, इवन दो द टैरिफ्स और द जीएसटीज विच इज देयर could be different depending on the price of the commodity that you are buying. As I mentioned earlier, if you are buying a smaller AC, the GST could be lower. Larger AC, I don't know about it, and we actually will have to wait for that things to happen. And the government is capable of doing such things. एक गाड़ी अगर हो 15 लाख के नीचे तो जीएसटी इतना होगा, 15 लाख के ऊपर जीएसटी इतना होगा. तो in general कहना कि it's going to be very positive for all companies in the sector would not be very fair on my part. But yes, you identified the sectors correct, and I definitely agree with you on that. मेहरबान जी, बैंक्स पे क्या व्यू है? बैंक्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो बैंक्स लीड करेंगे उसे, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस बैंकों की रही है. I think they had done reasonably well, relatively well over the last few months, Anuj ji. और ये मुझे भी लग रहा है कि लास्ट 5-6 दिन से I think Bank Nifty has become a little bit of a drag. So 1 or 2 or 3% correction should not be a problem. I think banking sector में जो problem है ultimately is, and मैं उसको बड़ा problem नहीं मानता हूँ, but market देखती है, every quarter देखती है कि जी NPA कितना है, NPA कितना है, provision कितना किया है बैंक्सों ने, and this quarter was looking a little bit on the higher side. There is a definitely stress, especially in the smaller loans which have been given. Provisions have been higher. But ultimately, at the end of it all, credit growth, which has been very tepid, hopefully credit growth pick up होगा, अगर domestic consumption pick up होगा. So somewhere I feel after spending some time at post a little bit of correction, I think banks again will provide an opportunity. और अगर आप मानते हो कि things will ultimately pick up, I think financial sector is the first sector which you should look at positively. अच्छा मेहरबान जी, हर दौर में चाहे वो बहुत एक एग्रेसिव बुल मार्केट हो या फिर इवन एक साइडवेज फेज हो, कुछ सेक्टर्स, कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं हमेशा. इस बार वो डोमिनेट करने की टेंडेंसी नज़र आ रही है न्यू एज स्टॉक्स में. लुक एट इटर्नल एट ऑल टाइम हाई. नायका में एक फिर से मूव आया है, मतलब लिस्टिंग के काफ़ी समय बाद. इक्का दुक्का डिसअपॉइंटमेंट वाली स्टोरी भी है मेरे ख्याल से. ओला इलेक्ट्रिक आप देखिए तो आपका ये न्यू एज स्टॉक्स में सबसे कन्विक्शन वाला कोई ट्रेड अगर हो या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल हो या फिर सिमिलर नोट पे क्लाइंट से बातचीत हुई हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऑनेस्टली नहीं. आई थिंक पार्टिसिपेट करना पड़ता है बिकॉज मार्केट अगर उन लोग को रिवॉर्ड करता है, यू कांट गो ऑन सेइंग कि आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी, हाउ कैन दी मार्केट कैप ऑफ एटर्नल बी मोर देन द मार्केट कैप ऑफ सम अदर मच बिगर नेम्स. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से ज़्यादा मार्केट कैप अगर एटर्नल का होता है,
आई थिंक आई डोंट ट्राई टू जस्टिफाई ऑल दिस थिंग्स। मैं कहूँगा कि समवेयर ये जो न्यू एज स्टॉक्स जो इससे बढ़ते हैं और इससे मुझे लगता है कहीं पर उम्र बढ़ रही है मेरी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कीप पेस विद ऑल ऑफ देम। बट येस, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लर्न टू आइडेंटिफाई द विनर्स। और मेरे पास आज की तारीख में फ्रैंकली कोई स्टॉक ऐसा नहीं है जिसको मैं कन्विक्शन के साथ कहूँगा ये न्यू एज स्टॉक्स के एट प्रेजेंट वैल्यूएशंस कन्विक्शन के साथ कहूँगा कि दे आर पॉइंट्स टू गो अप। आई नो सम फंड्स आर बॉट इनटू सम decent companies here and there on the whole business wise, but financially मैं justify नहीं कर पा रहा हूँ most of them। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं नेगेटिव हूँ न्यू एज स्टॉक्स पे, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा से अच्छे लोग जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को पसंद करते हैं उनसे मैं थोड़ा पीछे हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कैच अप एज टू व्हाई दे आर एबल टू जस्टिफाई बाइंग इनटू द स्टॉक्स एट द प्रेजेंट वैल्यूज। मुझे मोस्ट ऑफ देम एक्सपेंसिव लगते हैं। ओके, चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। और कुल मिला के रणनीति पे आते हैं और लग रहा है कि अगला हफ्ता छोटा है, एक दिन की छुट्टी है तो अच्छा ही है। अनुज 871 24 871 क्या अप्रोच रखें अब ऐसे में, अगले हफ्ते के लिए क्या करके जाएं अनुज? बिल्कुल सही बोला आपने, अगला हफ्ता एक छुट्टी वाला दिन है और गणेश चतुर्थी की छुट्टी आ रही है, ध्यान रखिएगा उस वजह से बीच में, और एकदम हफ्ते के मिड पॉइंट पे है, वेंसडे को छुट्टी है तो उस वजह से। देखिए वीरू, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक स्विंग हमने पूरी मार्केट में प्ले की, 500-600 पॉइंट निफ्टी पर मिले। आज सुबह उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा और कोई दिक्कत नहीं है, 25,950 का वो स्टॉप था, वो लगा। व्यू ये था कि अब बाहर हो जाएं उस ट्रेड में से। एक व्यू ये था कि 24,850 से 24,950 बाइंग का जोन होगा, लेकिन अब तक तो मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट नहीं करा है। मतलब अगर बाइंग उसमें हुई होती तो अब तक चलना चाहिए था वो ट्रेड। तो क्लियर कट मार्केट का सिग्नल ये है कि अभी एक दिन के लिए आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं, मंडे को फ्रेश व्यू लेंगे कि क्या करना है। सवाल यही होगा कि ये इस मार्केट में एक टॉप बना या एक करेक्शन की शुरुआत होगी, ये थोड़ा सा अभी कहना थोड़ा सा टफ होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद मार्केट बाहर आया है, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन टॉप है या करेक्शन, इसका जवाब हमें अगले हफ्ते मिलेगा। तो अगले हफ्ता एक्सपायरी वीक भी है, एक दिन छुट्टी भी है जैसा आपने बोला, तो उससे भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। मंडे को फ्रेश अप्रोच लेंगे। चलिए BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी आप शुरुआत करिए। सो अनुज जी, इस गिरावट में FMCG से HUL को लेकर जाएंगे। अपने प्रीवियस मूव का 61% रिट्रेसमेंट पर अभी ये एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2590, मुझे लगता है ये दोबारा 2680 2720 के लेवल की तरफ बढ़ता बढ़ेगा। सो HUL मानस आपके कैरी करेंगे? देखिए ABFRL के ऑप्शन में मैंने रिकमेंडेशन दिया था। आई थिंक BTST के लिए इसके फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है। ABFRL का फ्यूचर 80 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 79 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, 85 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, गाबा सर आपके कैरी कर रहे हैं? वेल, आज स्टॉक मैंने दिया, सुबह दिया था 8 बजे, कोफोर्ज, उसका टारगेट था 1760 का, आज 1752 हाई तो चला गया, अपू मिला है। लेकिन मुझे अब भी इसमें और भी तेजी नजर आती है। अब ट्रेड कर रहा है 1747 पर, स्टॉप लगाएंगे इस कोफोर्ज पर करीब 1730 का, 17 रुपए का। टारगेट 1800 के आसपास होने चाहिए कोफोर्ज। अब चलते हैं रचना जी के पास। सारे स्टॉक्स कह रहे हैं रचना जी से बचना जी, है ना? रचना जी क्या पिक कर रही हैं? जी IEX के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके लेके जा सकते हैं। ये लीजिए। एंड 145 नहीं ठीक है, आप कमिटेड है सेल पे। जो चार्ट कह रहा है कमिटेड रहना पड़ेगा, चार्ट्स कमिटेड है, हम तो क्या करेंगे। सो 145.3 पे ऐसे लगा 140। वीरू ट्रेड तो पूरी करने दीजिए रचना जी को। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलिए IEX पे शॉर्ट करेंगे। हाँ सारे ट्रेड्स हो गई वैसे, ठीक है। वो वीरू रचना जी बिल्कुल अपने गुरु जैसी हैं, वो भी जब मार्केट में टर्न आता था तो बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट है तो शॉर्ट है। स्क्रीन बता रही है चिल्ला चिल्ला के शॉर्ट में पैसा बना तो शॉर्ट में पैसा बनाइए, जरूरी थोड़ा है। कोई किसी स्टॉक से शादी तो की नहीं हुई है आपने जो नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। कल आप देखिए बाजार कितना स्ट्रांग था। कल रचना जी ने बजाज ऑटो से शॉर्ट किया और मैं IEX भी इनकी कॉल देखते समझ गया था
ये क्लासिकल 20 डे में रिवर्सल की तैयारी कर रही हैं IEX, है रचना जी? जी ऐसा ही है। चलिए चलिए BTSC ट्रेड्स पूरी हुई, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है आज के रिवर्सल के बाद। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स पसंद कर रहे हैं और उनको लगता है कि जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होने वाली है उसके पहले थोड़ा बहुत मोमेंटम प्लेज जहां शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, खास करके सोना कॉमस्टार ओपन इंटरेस्ट 4% नीचे है। और अगर हम बात करें डीलर्स की तो 455 460 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से 2 से 3 रुपए की अपसाइड, 2 से 3% की अपसाइड उनको दिखाई पड़ रही है। तो ये काउंटर उनके रेडार पे है। और इसी के साथ UPL ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स को लगता है कि मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर पड़ सकता है। 720 से लेकर 725 के टारगेट्स के लिए यहां भी डीलर्स BTST की रणनीति सुझा रहे हैं। चलिए, तो ये इस समय डीलर्स की पसंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मार्केट के मूड को लाइट करते हैं। वीरू, थोड़ा सा बात करते हैं वीकेंड में क्या किया जाए। राजेश जी बताइए, क्या क्या वॉच आउट करें इस वीकेंड पे? अनुज जी, ऐसा है कि जैसे मार्केट एकदम ठंडा है वैसे OTT भी इस बार ठंडा है। अब देखो, पिछले हफ्ते जब अपने बात कर रहे थे तो इतना कंटेंट था कि अपने पास समय की पाबंदी हो गई थी। और आज की डेट में एक्चुअली कहा जाए तो OTT पे सिर्फ एक थिएटर में तो कुछ है ही नहीं, और OTT में अगर आप कहेंगे तो एक ही नई सीरीज आ रही है, पीसमेकर सीजन 2, जो जॉन सेना वापस से पीसमेकर बन के आ रहा है और पहला सीजन जहां खत्म हुआ था स्टोरी वहीं से चालू होगी। अच्छी खासी एक्शन और कॉमेडी के ट्विस्ट के साथ ये सीजन है जो DC मार्वल के फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाती हुई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ रिलीजेस हैं जो थिएटर में रिलीज हुई थी, जैसे कि थलाइवन थलाइवी है, विजय सेतुपति और नित्या मेनन की तमिल रोमांटिक कॉमेडी है, जो डब में आजकल डब वर्जन सारे के मिल जाते हैं, इस वजह से हिंदी भाषी लोग भी देख सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अमर बॉस करके एक बंगाली मूवी है जिसमें करीब 20 साल के बाद राखी गुलजार की वापसी हो रही है, और शिबो प्रसाद नंदिता भट्ट की ये मूवी है जो कि बंगाल इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उसके अलावा काजोल की माँ जो रिलीज हुई थी हॉरर मूवी, वो OTT पे आ रही है, नेटफ्लिक्स पे। फहद फासिल की तमिल कॉमेडी मरेसन है जो बहुत अच्छी हो सकती है। और सबसे अच्छी इन सारी में F1 ब्रैड पिट की, जो वैसे तो हॉल में ही देखने की मूवी थी क्योंकि उनका मजा आपको टीवी पे आ ही नहीं सकता है, बट फिर भी जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए ये इकलौता ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छी कही जा सकती है। मैंने खुद ने हॉल में देखी और मुझे बहुत मजा आया। ये पीसमेकर का पोस्टर अच्छा है, नाम भी अच्छा है, बस शख्स गलत है ना राजेश जी? इसमें होना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, है ना? वो अपने आप को पीसमेकर है ना? नोबेल प्राइज के लिए नोबेल प्राइज के लिए आप एक फोन चीज करके देखो, बोल रहे हैं वैसे। हाँ, ट्रंप ने एक चीज अच्छी करी कि गलवान की दिक्कत के बाद चाइना से जो हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, वहां पीस मेकिंग का काम उन्होंने बिल्कुल किया है। तो इस बात के लिए तो उन्हें क्रेडिट जाना ही चाहिए कि वहां से हमारे इनडायरेक्ट थोड़े वे से में। हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में ही सही। आज सुबह देखिए जो चाइना के एम्बेसडर टू इंडिया, उन्होंने कहा था कि वी फर्मली स्टैंड विद इंडिया। मतलब कितनी बड़ी बात हो गई वीरू, जो कहाँ 4 साल पहले हमारा इतना ज़्यादा तनाव था, अब भारत और चाइना वापस में सोच रहे हैं कि, और अगर भारत और चाइना अगर एक साथ आ जाएं, ट्रस्ट मी, एक नई सुपर पावर की तरफ बढ़ सकते हैं हम, एक नई इक्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं हम। खैर एनीवे, चलिए ये आज कुछ चीज़ें जो आप OTT पर देख सकते हैं। अगले हफ्ते के ट्रिगर जानते हैं कंचन से, फिर वीरू के पास जाएंगे आज की मार्केट बेट के लिए। कंचन बताइए ट्रिगर्स। अगला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो ट्रंकेटेड वीक है, एक छुट्टी हमें सैंडविच सेशन में देखने को मिलेगी। शुरुआत 26 अगस्त के साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फेड के बाकिन की स्पीच हमें आती हुई दिखाई देगी, इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। US का यहाँ पे हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा आने वाला है, साथ ही बैंक ऑफ जापान का यहाँ पे कोर CPI का डेटा भी आने वाला है। देखिए 27 अगस्त को छुट्टी है बिकॉज गणेश चतुर्थी है, लेकिन उससे पहले माना यह जाता है कि गणेश
चतुर्थी के साथ साथ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो इस लिहाज से 26 अगस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 में मैं आऊँ तो इंडियन मार्केट तो यहाँ पे बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम मार्केट के लिहाज से बात करें तो HDFC बैंक का जो बोनस है वो यहाँ पे इशू होगा 1:1 में। साथ ही 28 अगस्त की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे इंडिया का इंडस्ट्रियल और साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डेटा है वो हमें आता हुआ दिखाई देगा। यूएस का यहाँ पे GDP का डेटा आने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। यहीं साथ ही साथ यूएस का यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा। 29 अगस्त की तरफ अगर आगे बढ़ा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM इस दिन शेड्यूल्ड है, इस लिहाज से 29 अगस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड है। चलिए शुक्रिया कंचन। चलिए वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। जी अनुज, मार्केट ब्रेथ वाकई ख़राब रही आज, और जो प्राइस डैमेज बैंक्स में हुआ उसने काफ़ी, अगर आप देखें, ख़राब किया। इस ब्रेथ को आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग मात्र 20, शॉर्ट कवरिंग मात्र 48 में, शॉर्ट 50 और लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी लोग शायद प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी थी उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि लॉन्ग पूना वाला फिन पे और SGWIN, पेटीएम और विंडो फार्मा, टोरेंट फार्मा में आज मूव्स थे, और ये थी लॉन्ग्स की स्लाइड। अगली स्लाइड आएगी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की। वोडाफोन आइडिया अपर फ्रीज पे लॉक्ड रहा, मीनवाइल करीब 7% ऊपर। AB फैशन, यूनोमिंडा इस हफ्ते का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर रहा ऑटो स्पेस में। मुझे याद है गुरुवार को भी लास्ट इस पर बाय कॉल थी, शिल्पा जी ने बाय कॉल ली थी। मंडे को सब्सटेंशियल गैप अप, आज तक वो मूव कंटिन्यू करा। इंडस टावर्स, दिवीज लैब में स्ट्रॉन्ग मूव था। अगली स्लाइड आएगी प्रेशर पॉइंट वाली, यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था। ICICI लोमबाद, संवर्धन मदरसन, श्री सीमेंट, टोडा डेवलपर्स, इन्फो एज। और अगली स्लाइड में जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए वो स्लाइड आएगी, और प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए भारत फौज में, ग्रासिम, कोलगेट, अंबुजा सीमेंट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। अनुज, अच्छा अनुज, आप बता रहे थे आप भी गणेश चतुर्थी पे आए थे ना मुंबई? नहीं, मैं गणेश चतुर्थी अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैं 9/11 को आया था। मुझे वो डेट अच्छे से याद है, क्योंकि 2004 का 11 सितंबर, तो 9/11 को मैं आया था, और इसीलिए वो मतलब अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली उस साल गणेश चतुर्थी किस टाइम पड़ी थी, लेकिन उसके आसपास ही रहा होगा बेसिकली। मैं 2005 में आया था मुंबई अनुज, जब राजधानी से उतरा, जब बाहर निकला स्टेशन से, उन्हें ब्रदर के साथ था। गणेश चतुर्थी थी उस दिन, मेरे को मालूम नहीं था। एक गणेश जी, 2 गणेश जी, 3 गणेश जी कहीं इस पर बैठे। मैंने कहा भैया क्या है, तो बताया आज गणेश चतुर्थी है। उस दिन मेरे को समझ में आया था कि गणेश चतुर्थी का मतलब महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए क्या है। तो मैं आया था 2005 अब तो ऑफ लेट तो दिल्ली में भी थोड़ा सा कल्चर हो गया है उसका। पहले नहीं था, अब तो दिल्ली में भी हो गया। पिछली बार जब मैं गया था दिल्ली तो मैं देखा था, तो मैं सरप्राइज था, क्योंकि मैं तो पूरा बचपन मैंने दिल्ली में काटा, तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन ऑफ लेट वहाँ पर भी क्लियरली कल्चर। जो मुंबई में गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो दिल्ली में वही दशहरा के टाइम पे होता है। आपको जगह जगह इतने बड़े रावण बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई मुंबई से दिल्ली पहुंच जाएगा तो उसको भी फिर यही वो भी यही सवाल पूछेगा कि ये क्या है। तो खैर, हर सिटी की अपनी अपनी अलग कल्चर है, और अपने अपने अलग वो त्यौहार हैं। ये हमारा महान देश है। मार्केट डे लो पर बंद हो रहा है वीरू, लेकिन दिक्कत है थोड़ी सी, और सबसे बड़ा कल्प्रिट बैंक निफ्टी करीब करीब 600 पॉइंट नीचे। और देखिए 55,500 टूटते ही 55,000 का रिस्क था, और 55,500 सुबह खुलते ही टूटा, और हम ऑलमोस्ट 55,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आज का बैंक निफ्टी। जी हाँ, क्लियरली बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने मतलब इतनी बड़ी वाइल्ड कैंडल के साथ अपने 100 EMA को जो अप्रोच करना शुरू किया है वो 8 अगस्त के बाद दोबारा। अब ये अनवाइंडिंग का प्रेशर है, याद रखिएगा। तो क्या ये हमें मंडे मॉर्निंग को भी फील करना पड़ेगा? लेट्स सी। बट कुछ कहते हैं कुछ? नहीं, बिल्कुल, मैं आपके पॉइंट का खत्म होने का वेट कर रहा था। वो मुझे अभी भी बताया गया कि उस साल गणेश चतुर्थी 18 सितंबर को थी, तो मतलब, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब असल में इतने 21 साल हो गए तो याद नहीं है इससे वो बात, लेकिन मेरे आने के तुरंत बात थी जी। तो सुबह आए थे आप या शाम को आए थे? नहीं, मैं तो खैर अब मुझे याद नहीं है, फ्रैंकली बोलूँ तो, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम हो गया। जब वो शाम को विजुअल्स आने शुरू हुए थे ना, तो बस मत पूछिए। खैर, मैं आता हूँ अब थोड़ा सा बाजार की क्लोजिंग की तरफ। इट्स मतलब 8 मिनट बचे हैं सारे के सारे। जरा एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़ अपोलो। आज का सबसे, अगर आप देखें जो पॉइंट पे हमने पिक किया ट्रेड था वो था अपोलो। इट्स 7929। अपोलो क्लोज हो रहा है आज अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे, ऑल टाइम हाई पे। जी हाँ,
अच्छा राजेश जी, हेल्थ केयर स्पेस ने कमाल कर दिया, आई मीन विदाउट एनी डाउट। आई मीन लुक एट ग्लोबल हेल्थ, लुक एट फोर्टिस, लुक एट अपोलो, लुक एट मैक्स। आप लोगों के हाउस व्यू क्या है? मतलब दो स्टॉक अगर पकड़ने हो अभी भी इस प्राइस पे तो, या फिर आप लोग वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं है? वीरेंद्र जी, कई बार आपके साथ कमाई के अड्डा में या सात बहू में एसबीएस स्टॉक पिक के हिसाब से हमने अपोलो और ग्लोबल हेल्थ, जो कि मेदांता के नाम से जानते हैं, कई बार चर्चा करी है। और आज भी हम समझते हैं कि बावजूद इसके कि इतनी बढ़त हो गई है, ग्लोबल हेल्थ लगभग अपने ऊंचे 52 वीक हाई जो मेरे हिसाब से 1500 कुछ रुपए है, वहां के लगभग नजदीक नजदीक पहुंच रहा है। इसमें खरीदारी की जा सकती है। एक एक करके ली जाए तो ग्लोबल अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप देखो तो 10,000 बेड के साथ जो बढ़त उनकी बनी हुई है, फार्मेसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, डेट रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव है। ग्लोबल हेल्थ की बात की जाए तो नॉर्थ और ईस्ट में ये काम करती है, नरेश तेहरान की कंपनी है, पटना का हॉस्पिटल अब अच्छा खासा चलने लगा है, बॉम्बे में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कई नए शहरों में खास करके 2 टायर 3 टायर सिटीज में जा रहे हैं, 5,000 बेड का कैपेसिटी करने की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें पॉजिटिव है और सबसे अच्छी बात है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड जो एआरपीयू हम देखते हैं हॉस्पिटल सेक्टर में, वो दोनों में अच्छी खासी बढ़त लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाई जा रही है। सरकार का जो रवैया है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने का, इस वक्त थोड़े बांग्लादेश से कम आ रहे हैं पेशेंट्स, बट दूसरे से कंट्रीज में ये पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात जो कोविड के बाद मेडिक्लेम वगैरह को बढ़ावा मिला, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है ये सेक्टर ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है और इस सेक्टर में ये दो कंपनियां हमें खास पसंद है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बैन अपडेट बता देते हैं। बैन में टीटागढ़ जो आज सुबह बैन से बाहर आया था, 111% पोजीशन यहाँ पर, और पीएनबी हाउसिंग यहाँ पर भी 93% पोजीशन हो गई है। पिछले 3-4 दिन से पीएनबी हाउसिंग बैन से बाहर था। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास बॉर्डर लाइन केस है, तो शायद आ जाए 82%, 80 के नीचे आएगा तब आएगा बैन से बाहर, लेकिन अभी फ़िलहाल 82% पोजीशन पर। एक दो स्टॉक और देखते हैं और उसके बाद मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और आप देखिए ज़रा एक बार स्टॉक एबी फैशन, क्लियरली आज अच्छा ब्रेकआउट इसमें 7% की रैली के साथ बंद हो रहा है। और एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, वो है पूना वाला फिनकॉर्प। काफ़ी समय से ये स्टॉक का स्ट्रेंथ में है और आज भी देखिए 3.5% ऊपर एक वीक मार्केट में अच्छे गेंस के साथ बंद होता हुआ। इस पर कविता जी अगर आप इसका एक बार चार्ट देख सकें, पूना वाला फिनकॉर्प का कोई व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? जो वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर सारे एवरेजेस के ऊपर एक अच्छा हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। ऊपर हेडविंड जो आ रही है वो 480 482 के लेवल के पास आती हुई दिख रही है। सो पोजीशनिंग जिनकी है वो 458 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, पूना वाला फिनकॉर्प। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ देर में चलेंगे हम अनुज के पास बड़ी बॉल पे। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्राइस डैमेज भारत फौज, परसेंटेज टर्म्स में आज डे लो पे ये भारत फौज क्लोज हो रहा है। और साथ ही साथ मदरसन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, खबर ऐसी थी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के कैप करने के बाद, जो कि हमने स्काई क्यूब की शुरुआत में डिस्कस की थी, उसने इसको बैकफुट पे लाया और इट्स 1915, हम डे लो पर बढ़ रहे हैं। एशियन पेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स, इनफैक्ट अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स थे, चाहे वो एसीसी ये अंबुजा हो, उसका अदानी एंटरप्राइजेस हो, सब में सॉफ्टनेस रही। और बैंकों में अगर आप देखें, बंधन बैंक सॉफ्ट था, एचडीएफसी बैंक ने आज 50 डे में मतलब डिसाइसिवली सरेंडर किया। बहुत सारे अगर आप देखें स्टॉक्स बैकफुट पे आए और बहुत एग्रेसिव स्टॉक्स में आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए, जो कि कल बहुत स्ट्रॉन्ग था, आज प्रॉफिट टेकिंग थी इसमें। यहाँ पे कुछ काउंटर्स में प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थी, आई मीन थोड़ी कूलिंग ऑफ लाजमी थी, लेकिन ये क्लोज किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। और आखिरी टिक तक शायद अनुज हम डे लो पर, मतलब जो टिक बाय टिक चार्ट पे जो डे लो की वैल्यू है वो अभी आपकी स्क्रीन पे। ओवर टू यू अनुज। बिल्कुल, आखिरी टिक में डे लो पर हम ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे है उस पर बंद हो रहा है निफ्टी, ये अच्छा साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 20 डे मार्केट जस्ट ऊपर बंद हो रहे हैं। ये कितनी तेज़ी से बदल रहा है ये। अच्छा, इसको हटा दीजिए ज़रा, थोड़ी दिक्कत है। बॉल पर चलते हैं। निफ्टी 24,864 पर, 220 पॉइंट नीचे। और निफ्टी बैंक करीब 650 पॉइंट नीचे, 55,120 पर। निफ्टी आईटी में भी प्रेशर रहा, निफ्टी आईटी करीब 3/4% नीचे था।
इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, मिड कैप करीब करीब 1/4% नीचे, स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर ओके एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब था। अब जरा देखते हैं एक बार आज की सेक्टोरल हीट मैप। काफ़ी इंडेक्स में प्रेशर था। पीएसयू बैंक करीब करीब 1% नीचे, फाइनेंशियल्स 1% नीचे, निफ्टी बैंक 1% नीचे, मेटल 1.25%, एफएमसीजी 1%, रियल एस्टेट, आईटी और ऑयल एंड गैस ये भी करीब 1% नीचे थे। सिर्फ फार्मा में तेज़ी थी और डिफेंस में तेज़ी थी। तेज़ी भी नाम मात्र की थी, वैसे मार्केट ही ख़राब था आज, पूरा का पूरा मार्केट ख़राब था इस वजह से। और इसके अलावा इसमें आज एक तो इंडेक्स गायब है, कैपिटल मार्केट इंडेक्स और इंडिया विक्स। चलिए कोई बात नहीं, अब निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं और देखते हैं आज का निफ्टी का हीट मैप कैसा रहा। निफ्टी 220 पॉइंट नीचे था। सबसे ज़्यादा प्रेशर एशियन पेंट्स में 2.5% नीचे, ग्रासिम भी 2.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट। आज हीरो मोटोकॉर्प लग रहा है कि आज ये इंडेक्स से बाहर होगा, 2% नीचे। टाटा स्टील, HCL टेक, ITC, JSW स्टील, नेस्ले, TCS, कोटक, रिलायंस में आज प्रेशर था। 3-4 दिन की रैली के बाद इसने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। SBI नीचे था, HDFC बैंक नीचे था। काफ़ी स्टॉक थे जहां पर आज सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला। इटर्नल, ICICI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस और ट्रेंट। ऊपर गिनती के स्टॉक्स थे महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब करीब 3.25% ऊपर था, मारुति 0.5% ऊपर था और भारती 1.25% ऊपर था। लेकिन वीरू आज एक इस फ्राइडे ने पूरा वीक का जो मज़ा था वो ख़राब कर दिया, ये बात तो माननी होगी। अच्छा हफ्ता रहा, वीकली गेन, सेकंड वीकली गेन रहे, 2 वीकली कैंडल पॉजिटिव रही, लेकिन फ्राइडे ख़राब था। जी शुक्रवार लिहाज से अगर आप देखें आज का प्राइस एक्शन ख़राब था। लेट्स सी अभी तक हमने उस गैप को बीते गुरुवार से शुक्रवार के और सोमवार की मॉर्निंग के अभी तक मेंटेन किया है, बट यस बैंक निफ्टी ख़राब है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे मॉर्निंग। और अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी की एक छुट्टी भी है, तो 2 सेशन आगे 2 सेशन पीछे, और उसके बीच में एक एक्सपायरी का दिन भी है और एक्सपायरी का हफ्ता, मंथली एक्सपायरी, उस पर करेंगे फोकस सोमवार की सुबह। अनुज और मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।